अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। उसकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं जबकि उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। अचानक उसने हाथ रोककर गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ नीले रंग के हरूफ उभर रहे थे। लाइन पढ़ते ही उसके होंठ मुस्कुरा दिए और वह सर हिलाकर एक बार फिर उंगलियां कीबोर्ड पर दोहराने लगा। पास पड़ा चाय का कप ठंडा हो चुका था। खाने के लिए 2 दफ़ा उसे पुकार पड़ चुकी थी लेकिन उसके दिमाग में कोई फ़र्क नहीं आया था। दफातन कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कमरे में भी अंधेरा छा गया। ओफ! उसने टेबल पर हल्का सा मुक्का मारकर गहरा सांस लिया और आंखें बंद करके कुर्सी की बैक से टेक लगा ली। फरहाद बाहर से आती आवाज़ पर वो आंखें खोलकर ढीले से अंदाज में चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। बाहर गुप अंधेरा था, सिर्फ लाउंज में से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो इसी से पढ़ने लगा। लाइट बंद ना हो जाती तो अभी भी तुम अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते। उसे देखते ही शाइस्ता ने खफकी से बोलते हुए मुंह मोड़ लिया तो वो मुस्कुराते हुए उनके करीब बैठ गया। फहद और रीता इतनी जल्दी सो गए? रात का 1 बज रहा है। सारे नेक बच्चे इस वक्त सो जाते हैं। उनके जले हुए अंदाज पर वो हंसता हुआ उनके करीब आ गया। पीछे हटो, पहले ही बहुत गर्मी है। उन्होंने अपने कंधे पर रखा उसका हाथ जोर से झटका लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त पर झुंझला कर रह गई। देखो फरहाद, इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। उनके वार्न करने वाले अंदाज पर उसकी हंसी कहकहे में बदल गई। शर्म तो नहीं आती? बेशर्मों की तरह दांत निकाल रहे हो। उन्हें उठता देखकर उसने तेज़ी से उनका बाजू थामा। मैं अपनी अम्मी से दूर कैसे रह सकता हूँ? उसने उन्हें अपनी बाजू के घेरे में लिया तो उनका गुस्सा कहीं गायब सा होने लगा जबकि वो गुस्से में करंट भी नहीं मारती। वो जो अपने कंधे पर रखे उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रही थी। उसके शरारती लहजे पर वही हाथ जोर से उसके सर पर पड़ा। वो तड़प कर पीछे हटा। माँ तुझे करंट मारती है? उनके गुस्सैले लहजे पर उसकी फिर हंसी छूट गई। आपने खुद ही तो कहा था कि मुझसे दूर रहो। मैं समझा शायद। वो जुमला अधूरा छोड़कर फिर हंसने लगा। हाँ हाँ के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है ना आपसे प्यार करना? उसने उनका मुंह चूमकर अपना सर उनकी गोद में रख दिया। बड़ा प्यार है। पहले सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजार आते थे, अब वहाँ से फारिग हुए हो तो ये कंप्यूटर जान नहीं छोड़ता। सारा दिन कहाँ अम्मी? थोड़ी देर तो बैठता हूँ। थोड़ी देर? पिछले 5 घंटों से मुसलसल जम कर बैठे हो। दोपहर का खाना भी तुमने गोल कर दिया और रात के खाने की भी अभी शायद तुम्हें कोई तलब नहीं। उनके कड़े लहजे में इस्तफसार पर वो सर झुकाने लगा। बस एक चीज़ का जुनून हो जाता है तुम्हें, खाना पीना सब छोड़कर बैठ जाते हो और ऊपर से गर्मी इतनी है, पता नहीं ये वापडा वालों को क्या तकलीफ़ हुई है। उसे बोलते बोलते अचानक वो वापडा वालों को कोसने लगी तो वो बंद आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अचानक लाइट के साथ पंखा चला तो वो बेसाख्ता बोली, फरहाद अब उठ जाओ। उन्होंने गोद में रखा उसका सर उठाना चाहा तो वो मज़ीद उनसे लिपट गया। तो पहली बार उनके होंठों पर भी बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई। कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। अब अगर कोई देखे ये 6 फीट से ऊंचा मर्द क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है तो क्या सोचेगा? बड़े होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी गोद में सर नहीं रख सकता। अच्छा उठो, तुम्हें खाना दूँ? नहीं अब सो जाए, रात काफ़ी हो गई है, मैं खाना खुद ले लेता हूँ। वो जमाई रोकता हुआ उठ खड़ा हुआ। बात लेकर उसने खाना गर्म किया और कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसके 3 दोस्त ऑनलाइन थे लेकिन वो अवे का साइन देकर खाना खाने लगा। ब्लैक ब्यूटी के नाम से कोई साइन इन हुआ तो रोटी का लुकमा तोड़ता उसका हाथ रुक गया। एक के बाद दूसरी लाइन उभरी तो वो दिलचस्पी से उसे पढ़ने लगा। उसने जल्दी से ट्रे पीछे खिसकाई और दोनों हाथ झाड़ता हुआ कीबोर्ड की तरफ आ गया और एक बार फिर वो था और कंप्यूटर। बरखुदार, कभी खुद से मुलाकात का शर्फ हमें भी बख्श दिया करें। अपनी तरफ से वो पूरी तसल्ली करके बाहर निकल रहा था लेकिन उसकी बदकिस्मती कि हमाया साहब ने उसे देख लिया। ऊपर से उनका इतना मीठा लहजा। इलाही खैर। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। बड़ी जल्दी सुबह हो गई आपकी? उन्होंने घड़ी देख कर कहा जहाँ दोपहर के 2 बज रहे थे। अब वो क्या कहता, सर झुकाए खड़ा रहा। तशरीफ़ रखे। उन्होंने अपने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो जलतू जलालतू का विर्द करता बैठ गया। कहाँ की तैयारी है? उन्होंने बगौर उसका जायज़ा लेने के बाद पूछा। ज़रा दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। किस खुशी में? उसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है। उसके जवाब पर वो खनकार कर रह गए। दोस्ती यारी निभाने के लिए सारी उम्र पड़ी है मियाँ साहबजादे, अब अपनी ज़िंदगी में कदम रख लो। 2 साल हो गए हैं तुम्हें MBA किए, अब तक बेनथे बैल की तरह घूम रहे हो। उनके इस इल्ज़ाम पर उसने शिकायती नज़रों से उन्हें देखा लेकिन नज़रें उनके पीछे खड़े फहद और रीदा से टकरा गई जो पेट पर हाथ रखे दोहरे हो रहे थे। वो तिलमिलाकर पहलू बदलने लगा लेकिन उसकी हालत से बेखबर हुमायूं साहब अपनी कहने में मगन थे।
یہ ٹھیک ہے تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں سارا دن بس آوارہ گھومتے رہو۔ اپنی فیکٹری اب خود سنبھالو۔ میں کب تک اکیلا کرتا رہوں گا؟ نہ تمہیں کوئی فکر ہے نہ کوئی احساس، ہر وقت ہنسی مذاق، زندگی ایسی نہیں گزرتی۔ تو پھر کیسے گزرتی ہے؟ اس نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا لیکن وہ اپنی طرف گھورتا پا کر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ ابھی تک ننھے بنے گھوم رہے ہو، جبکہ تمہاری عمر میں ایک بچے کا باپ بن گیا تھا۔ اب کی بار اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہمایوں صاحب نے غصے اور ناگواری سے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں لطیفہ سنایا ہے؟ جی نہیں۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پا کر ایک بار پھر مؤدب بن کر بیٹھ گیا۔ کچھ بات پڑی تمہارے پلے؟ انہوں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جی کیا؟ ان کے سوال پر اس نے ان کے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں مسکراتی نظروں سے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ یہی کہ آپ پچھلے سال میری شادی کروا دیتے تو آج بھی میں ایک بچے کا باپ ہوتا۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے جواب دیا کہ کچھ لمحوں کے لیے ہمایوں صاحب بھی لاجواب ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ دھیمی دبی دبی ہنسی پر انہوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ میلہ لگا ہوا ہے یہاں پر؟ وہ ایک دم اٹھ کر دھارے تو وہ دونوں منہ لٹکا کر دروازے کی طرف بھر گئے۔ حد ہے بے شرمی کی۔ میں نے کیا کیا؟ ان کے خود پر دیے جانے والے ریمارکس پر وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ تم سے کچھ کہنا ہی فضول ہے، وہ جیسے چھیڑ کر پچھتائے تھے۔ ماموں میں جاؤں؟ اس کے معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو مزید بولنے سے روکا۔ میں شام کو جلدی آ جاؤں گا، پھر ذرا شادی کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ میں بھی سوچ رہا ہوں اب اگلی زندگی میں قدم رکھ لوں۔ وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر مڑ گیا تو وہ کتنی دیر تک اپنی جگہ بیٹھے تل ملاتے رہے۔ ٹھنڈی پیپسی کا لمبا سا گھونٹ پی کر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل نظر آتے تارے اب غائب ہو گئے تھے۔ دوسرے گھونٹ کے لیے اس نے بوتل منہ سے لگائی ہی تھی کہ ربیہ کی زوردار کوہنی اس کی پسلیوں کو ہلا گئی۔ کیا تکلیف ہے؟ اس کے پھاڑ کھانے والے انداز پر ربیہ نے آنکھوں سے سامنے سر جھکائے بیٹھی علینا کی طرف اشارہ کیا تو مجبوراً اسے اپنی توپہ کا رخ ادھر موڑنا پڑا۔ او بی بی، اب اس مراقبے سے باہر آ جاؤ، اب تو پیپر ختم ہوئے بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ افرا نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ سر جھکا لیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے 15 نمبر کا رونا رو رہی ہو، ہم سمجھے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے۔ مجھے اور ربیہ کو دیکھو، پورے 10 نمبر چھوڑ کر آئے ہیں۔ بات کرنے کے ساتھ اس نے ربیہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ واقعی؟ افرا پہلے حیران ہوئی، پھر قدرے مطمئن ہو کر چاٹ کی پلیٹ پر جھکی۔ میں خواہ پریشان ہو رہی تھی، بس یار میں کیا کروں، مجھے وہم جلدی ہو جاتا ہے۔ اسے اطمینان سے چاٹ سے انصاف کرتا دیکھ کر ربیہ نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر شکر ادا کیا۔ اتنا ہی وہم ہو جاتا ہے تو ٹھیک سے پڑھا کرو۔ دن میں سے 4 گھنٹے تم کمپیوٹر کو دے دیتی ہو، 12 گھنٹے سوتی ہو اور باقی کے گھنٹے فضول بکواس میں ضائع کرتی ہو، پھر پڑھائی کیسے ہو؟ کہاں یار، اب تو میں کمپیوٹر کو یوز ہی نہیں کر رہی۔ اجالا کے لتاڑنے پر وہ منہ بنا کر بولی۔ بکو مت، کل میں 6 بجے آئی تھی، تب بھی تم بزی تھی۔ پھر 9 بجے فاطمہ کو بھیجا تو اس نے آ کر بتایا باجی کمپیوٹر پر کام کر رہی ہیں۔ اب میں گھر جا کر چچی کو بتاؤں نا، محترمہ کن خرافات میں مصروف ہیں تو اچھی خاصی طبیعت صاف ہو جائے۔ ربیہ نے ماتھے پر بر ڈال کر لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر خود ہی اس کی طبیعت صاف کی۔ تم تو ہو ہی میری دشمن۔ افرا نے غصے سے ربیہ کی طرف دیکھا۔ یہ آج کل تم بادشاہ سلامت کو زیادہ ہی وقت نہیں دے رہی؟ کون بادشاہ سلامت؟ افرا نے حیرت سے اجالا کو دیکھا۔ وہی تمہارا کنگ، اور کون؟ او اچھا وہ۔ افرا نے مسکرا کر منہ بند کر لیا تو وہ دونوں جی بھر کر بدمزہ ہوئیں۔ تمہارے اس کنگ کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ ربیہ کریدنے والے انداز پر وہ مسکرا کر اسٹرا سے کھیلنے لگی۔ پتہ نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں اور میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ واہ کیا بے نیازی ہے۔ ربیہ نے ہاتھ جھاڑ کر کرسی سے ٹیک لگائی۔ تمہارے اور بھی تو نیٹ فرینڈز ہیں، پر آج کل صرف اس کنگ کا ذکر سننے کو مل رہا ہے۔ ان سے چیٹنگ کرنے کا وقت بھی کب ملتا ہے؟ وہ اب کوسچن پیپر کو مختلف شکلیں دے رہی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ اجالا کے سوال پر اس نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں سچی میں، اتنے دلچسپ انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ 2-3 گھنٹے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہیں اور چکر تو نہیں؟ اجالا کے شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے جواب پر وہ دونوں معنی خیز انداز میں سر ہلا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو اب گھر نہیں چلنا، دیر ہو رہی ہے۔ اجالا کے کہنے پر وہ دونوں اپنی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اجالا مجھے 100 روپے ادھار دو گی؟ وین سے اترتے ہی افرا کے مطالبے پر اس کے ساتھ ربیہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ بس یار میری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے۔ خدا کو مانو افرا، 1000 روپے پاکٹ منی لیتی ہو اور آج 15 تاریخ ہے۔ ربیہ نے چلتے ہوئے اسے گھورا۔ تم چپ رہو۔ وہ دونوں شروع ہو گئی تو وہ مسکرا کر آگے چلنے لگی۔ افرا اور ربیہ کے گھر کے آگے اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے بے ساختہ افرا کی طرف دیکھا جس نے اپنے چہرے کے تاثرات مزید مظلوموں والے بنا لیے تھے۔ اسے تذبذب میں دیکھ کر ربیہ جلدی سے بولی، خبردار اجالا، جو تم نے اسے 1 روپیہ بھی دیا، مجھے پتہ ہے اسے نیٹ کارڈ لینا ہوگا۔ اس کا تو وہ حال ہو گیا ہے جو کسی چرسی کا ہوتا ہے۔ ربیہ کی تشبیہ پر اس کی ہنسی نکل گئی، جبکہ افرا نے
कहर आलूद नज़रों से उसे देखा। मैं तुमसे नहीं मांग रही, वो तुम्हें ये खुशफहमी होनी भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें इस फजूल काम के लिए कुछ दूंगी। यार प्लीज़ मुझे यतीम पर तरस खाओ। शट अप इफ़रा, उजाला ने बेख्तियार उसे टोका तो रबिया ने ठंडी आह भरकर भरी। जानती थी उजाला हमेशा इस लफ्ज़ पर ब्लैकमेल हो ही जाती थी। अभी घर में है, शाम को ले आऊँगी। मुझे पता था मेरी ये दोस्त बहुत बड़े दिल की है, वरना होते हैं कुछ लोग कंजूस मक्खी चूस। दोस्ती पर धब्बा। उसने गिना तो उस नज़रों से रबिया को देखा जिसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। हम कंजूस ही ठीक है, तुम्हारे इस लानती फ़कीर नाम के किंग के लिए मेरे पास फजूल रुपए नहीं। खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा। इफ़रा ने गुस्से से रबिया को घूरा। वरना क्या करोगी, बताती हूँ तुम्हें। इफ़रा के मुड़ते ही रबिया अंदर की तरफ भागी थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। ये तुम्हें बैठे बिठाए की सूझती क्या है? शाइस्ता ने कदर नागवारी से अपने लाडले बेटे को देखा। बैठे बिठाए कहाँ, पिछले 3 माह से बाकायदा सोच समझ कर हिसाब किताब लगाकर ये बात सूझी है। उनकी नागवारी महसूस करके वो काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ। हिसाब किताब? उन्होंने गुस्से से सर झटका। अम्मी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? देखें, बल्कि महसूस करें कितनी खुशगवार हवा चल रही है। ऐसे में तो अच्छों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। बकवास करने से पहले सोच लिया करो किससे बात कर रहे हो। उन्होंने उसके सर पर थप्पड़ लगाना चाहा, लेकिन वो उछलकर पीछे हट गया। मैं तो शायद आपसे मार खाने इस दुनिया में आया हूँ। मुझे तो अपने इकलौते होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हारी फजूल गोई से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई। उनके कहने पर वो मुँह लटका कर पूरे का पूरा घास पर चिट लेट गया। क्या बात है फरहाद भाई, आप ऐसे क्यों लेटे हैं? रिदा जो ऊंचाई लेकर आई थी उसे घास पर लेटा देखकर हैरान हुई। अपनी फूफो से पूछो। फरहाद के कहने पर वो शाइस्ता का मुंह देखने लगी। पागल हो गया है। और कोई बात नहीं। हुमायूं भाई उठ के, जी अभी आप बात लेकर आते हैं। फरहाद भाई नीचे से उठे ना। रिदा को उसके नीचे लेटने से सख्त उलझन हो रही थी। वो उठकर बैठ गया। जाओ यार देखो, फहद अगर उठ गया है तो मैच खेलते हैं, वरना फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बेजारी से बोला तो रिदा खामोशी से उठ गई, जबकि शाइस्ता का दिल बुरा होने लगा। वो हमेशा से ऐसा ही था, जब काम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता था नाराज़ हो जाता था। फरहाद तुम दुनिया के लाडले इकलौते नहीं, रिदा और फहद भी हैं। बेशक मैं उनकी बुफो हूँ, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे अजीज़ हैं। जैसे मैंने तुम्हारे लाड उठाए हैं वैसे ही इन दोनों के भी। फहद 4 और रिदा 3 साल की थी जब नबीला भाभी की डेथ हुई, और 2 साल बाद तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। तुम तब 10 साल के थे। तब से लेकर अब तक हुमायूं भाई मेरा सहारा बने हुए हैं। तुम्हारे पापा को कोई नहीं था। आज जो तुम हर मुंह से निकलने वाली ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, इसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि इसके लिए ये मुमकिन तब हुआ जब भाई साहब ने सब वक्त पर संभाल लिया। वरना मैं बिजनेस के बारे में क्या जानती थी, और मैंने कभी नहीं समझा कि मेरा एक बेटा है। मैं जानती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं, तुम, फहद और रिदा। इसलिए जितना तुम्हारा हक है इतना उनका भी है। शाइस्ता के अंदाज पर वो संजीदगी से उन्हें देखने लगा। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं जानता हूँ और मामू के एहसान को मानता हुई हूँ। क्या आपको लगता है मैंने रिदा और फहद को कभी अपना नहीं समझा, या कभी मैंने उन्हें ये एहसास दिलाया ये घर मेरा है, ये बिज़नेस मेरा है? मेरा मैं ये मतलब नहीं था। शाइस्ता के झुंझलाने पर उसने गुस्से से सर झटका। 6-7 लाख मुझे देने से रिदा या फहद का हक नहीं मारा जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुम अमेरिका जाना क्यों चाहते हो? नौकरी तुम करना नहीं चाहते? बिज़नेस माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और फिर इस कोर्स की ज़रूरत ही क्या है? और वो भी अमेरिका जाकर। पाकिस्तान में भी तुम पढ़ सकते हो। उसने गहरा सांस लेकर सामने देखा और हुमायूं साहब को इधर आता देख कर खड़ा हो गया। मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। शाइस्ता कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन वो भी हुमायूं साहब को आता देख कर खामोश हो गई। क्या कह रहा था? हुमायूं साहब ने बैठते ही गौर से बहन की शक्ल देखी। वही अमेरिका जाने की बात। फिर कुछ नहीं, तुमने उसे समझाया नहीं। अब ये बचपना छोड़े, अपना कारोबार संभाले। फ़ायदा नहीं, आप जानते हैं इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है। अब वो पूरी करके छोड़ेगा। बेहतर यही है कि वो खुशी से जाए। बचपन से तुमने उसकी हर जिद पूरी करके उसे ज़िद्दी बना दिया है। इस तरह अगर करता रहा तो कब जिम्मेदारी संभालेगा? हुमायूं साहब के परेशान अंदाज पर वो मुस्कुराई। मैं जानती हूँ वो ज़िद्दी और लापरवाह है, पर गैर जिम्मेदार नहीं। ये बात आप भी जानते हैं। शाइस्ता के कहने पर वो उसकी तरफ देखने लगे, जो अपने मखसूस अंदाज में कहकहा लगाता हुआ फहद के पीछे भाग रहा था। उसने झुंझलाकर रिसीवर क्रैडल पर पटका। 1 घंटे से वो मुसलसल फ़ोन कर रही थी, और वो भी मुसलसल एंगेज जा रहा था। दफ़ा हो जाओ तुम इफ़रा, और तुम्हारा किंग भी। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई करीब रखे सोफे पर ढेर हो गई। जवेद साहब ने टीवी से नज़र हटाकर अपनी बेटी के गुस्से से सुस्त चेहरे को देखा और मुस्कुराकर टीवी ऑफ कर दिया। क्या बात है उजाला, ऐसे क्यों बैठी हो? पापा, ये इफ़रा बिना। वो गुस्से से कुछ कहते हुए रुक गई। मैंने उससे कहा भी था कि MA एडमिशन के फॉर्म आ गए हैं, कॉलेज जाना है। ना खुद फ़ोन किया है, और अब मैं कर रही हूँ तो मुसलसल बिजी जा रहा है। ऊपर से रबिया का फ़ोन भी ख़राब है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये 3 घर छोड़कर ही तो उनका घर है।
खुद चली जाओ। उनके मशवरे पर उसने बेख्तियार अपना हाथ माथे पर मारा और झिम्बी झिम्बी मुस्कुराहट के साथ उनका चेहरा देखा। मुझे याद ही नहीं रहा। उसके शर्मिंदा अंदाज पर वो खुलकर मुस्कुराए। मुझे पता था गुस्से और घबराहट में मेरी बेटी का दिमाग और आंखें काम करना बंद कर देते हैं। उनके शरारती अंदाज पर वो मुस्कुराकर खड़ी हो गई। इस वक्त कहाँ जा रही हो? अंदर दाखिल होते ही कमर ने हैरत से उसे देखा। इफ्रा की तरफ। टाइम देखो, मगरिब की अजान होने वाली है। कमर के कुत्ते पर इसने कमर के घुरकने पर उसने मदद तलब नज़रों से बाप को देखा। टाइम किसी गैर के घर जाने के लिए देखा जाता है, जबकि वो इसका अपना घर है। लेकिन फिर भी वापस आते हुए रात हो जाएगी और फिर हर रोज़ तो जाती हो, घर भी कभी टिक कर बैठ जाया करो। उन्होंने बराह रास्त उससे मुखातिब किया तो वो जल्दी से बोली, मुझे उससे ज़रूरी बात करना है। अगर देर होगी तो मैं वहीं सो जाऊंगी और फ़ोन कर दूंगी। वो तेज़ी से बोलती बाहर निकल गई, जबकि कमर पीछे से हैं करती रह गई। इफ्रा के घर आना और रहना उसके लिए कभी भी मसला नहीं रहा था। वो ना सिर्फ उसके बचपन की दोस्ती बल्कि दोनों की वालदाएँ आपस में मामूजात बहनें थीं, जबकि रबिया इफ्रा की चचाजाद। वो दोनों एक ही घर में रहती थी, इसलिए उसकी जितनी दोस्ती इफ्रा के साथ थी उतनी ही रबिया के साथ भी उनका सारा बचपन इकट्ठा गुजरा था। कुछ रिश्तेदारी और कुछ दोस्ती की वजह से कभी वो दोनों उसकी तरफ पाई जाती और कभी वो उनकी तरफ। स्कूल से कॉलेज तक उन तीनों की तिकोन काफ़ी मशहूर थी। इफ्रा और रबिया की फैमिली काफ़ी बड़ी थी। इफ्रा 4 बहनों की इकलौती बहन थी, 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2 भाई बड़े, 2 छोटे, जबकि वो दरमियान में उसके 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। और फिर रबिया 4 बहनें थी और 1 भाई। इफ्रा उससे बिल्कुल उल्ट, नंबर उसका भी वही था, तीसरा, जबकि उजाला बिल्कुल इकलौती थी। लेकिन इफ्रा और रबिया के होते हुए उसे कभी अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ा। उन दोनों का डेरा उसके घर पर ही रहता था। गेट पर हाथ रखते ही हमेशा की तरह वो खुलता चला गया और बिल्कुल सामने रबिया अपने छोटे भाई को सामने बिठाए उसकी क्लास दे रही थी। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसे देखते ही वो अनीक को छोड़कर उसकी क्लास देने को तैयार हो गई। मुझे कहाँ जाना था? 2 घंटे से फ़ोन कर रही हूँ, मुसलसल एंगेज जा रहा है। क्या? रबिया चीख पड़ी, कितनी जलील है ये इफ्रा। मुझे 2 घंटे पहले कह रही थी, बस 5 मिनट। चलो ज़रा इसका दिमाग सही करें। वो चप्पलें पाँव में फंसाती हुई उठ खड़ी हुई। यार मेरे तो कपड़े भी टेलर के पास हैं, अब इतनी शाम को। अचानक वो बात करते करते रुक कर अनीक को देखने लगी। अनीक मेरा प्यारा, अच्छा भाई जाएगा ना? रबिया ने करीब जाकर उसे चमकारा तो उसने गुस्से से हाथ झटका। अभी आप मुझे कमीना, जलील और भी बहुत कुछ कह रही थी। मैं वही ठीक हूँ, अपना काम किसी और अच्छे और प्यारे से करवा ले। वो टका सा जवाब देकर अंदर भर गया, जबकि उजाला महसूस होकर हंस पड़ी। रबिया ने बेख्तियार गुस्से से दांत पीसे। क्या ख्याल है, दानिश भाई को फ़ोन करूं? उजाला ने शरारत से उसके मंगेतर का नाम लिया। उसको फ़ोन करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। जी, आपकी बेशर्मी का अंदाज़ा है मुझे। बको मत। उजाला के जवाब पर वो उसका हाथ पकड़कर इफ्रा के पोर्शन की तरफ बढ़ने लगी। धड़ से दरवाज़ा खुलने पर उसकी नज़रें बेख्तियार दरवाजे पर गई और माउस की तरफ बढ़ता उसका हाथ वहीं साकित हो गया। कसम ले लो, मैं बस कंप्यूटर बंद करने वाली थी। उन दोनों को खूंखार अंदाज में अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बेख्तियार बोली, लेकिन तब तक वो दोनों बेड पर पड़े दोनों तकिए हाथ में ले चुकी थी। यार सुनो। वो मुसलसल हाथों से उन दोनों को रोकने की कोशिश में मसरूफ़ थी। दरवाज़ा खुलने पर उन दोनों के हाथ थम गए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? दरवाजे में इफ्रा की नादिया भाभी को देखकर सबसे पहले उजाला मुस्कुराई थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र है, मैं देखने आई थी इफ्रा फारिग हुई है या नहीं। सुबह से कमरे में घुसी बैठी है। कोई काम था भाभी? नहीं, काम क्या होना है, बस तुम लोग कंप्यूटर पर आजकल कोई काम कर रहे हो। नादिया भाभी ने बराह रास्त इन दोनों को देखा तो उन दोनों की नज़रें बेख्तियार इफ्रा पर गईं, जिसका रंग पल पल के लिए मुतगय्यर हुआ था। जी, हमें ही कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और ये काम हमने इफ्रा को सौंपा हुआ है। रबिया के मुस्कुराकर बताने पर वो सर हिलाकर मुस्कुराई, लेकिन उनकी शक्ल से साफ लग रहा था वो मुतमिन नहीं हुई। तुम लोगों के लिए कुछ भिजवाती हूँ। वो इन तीनों पर एक एक नज़र डालकर बाहर निकल गई तो इन दोनों ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। आज मैं एक न एक चीज़ तोड़ कर जाऊँगी। अब तुम बताओ, क्या कंप्यूटर या तुम्हारा सर? उजाला ने कब्रे तेवरों के साथ उसे घूरा। तुम्हारा सर? उसके मासूमियत से कहने पर रबिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और समझ में आने पर उसकी हंसी भी निकल गई। क्या यार? वो ढीले से अंदाज में बेड पर नींदराज हो गई। तुम जानती हो तुम्हारी भाभी कितनी शकील आदत की हैं, लेकिन तुम भी उन्हें ज़रूर कोई ना कोई मौका देती हो। रबिया के लताड़ने पर उसने लापरवाही से सर झटका। अभी भी ये किंग? रबिया ने हैरत से इफ्रा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कंप्यूटर को देखा। पिछले 7 माह से मुसलसल उसके साथ चैट कर रही हो, खैर है ना? उजाला के पूछने पर वो मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ी। बताया तो था, मुझे अच्छा लगता है देखे बगैर, हत्या कि तुम उसका नाम भी नहीं जानती। हाँ, इसके बावजूद। वो एक बार फिर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा हुई तो रबिया भी गौर से स्क्रीन पर लिखी लाइनें पढ़ने लगी। वो भी तुम्हें पसंद करता है?
उजाला अब उठकर बैठ गई। पता नहीं हमारे दरमियान कभी ऐसी बात नहीं हुई। ये क्या बात हुई? वो उठकर उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी होगी। अचानक रबिया के कहके पर उन दोनों ने हैरत से उसे देखा। क्या लतीफ़ा है यार। रबिया की हंसी अब भी रुक नहीं रही थी। किंग ने भेजा है, इफ़रा ने बड़े फ़ख्र से बताया, जैसे सारा क्रेडिट इसी को जाता हो। तुम दोनों बातें क्या करते हो? अब रबिया की मेल्स खोलते हुए पूछने लगी। बिल्कुल आम सी, और जैसे तुम दोनों समझ रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो उजाला को अपनी कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करके खुद खड़ी हो गई। खाना लाऊं? बिल्कुल, मैं और रबिया आज तुम्हारे पास रुकेंगे। फ़ोन तो अभी बिज़ी है। अनीक को ज़रा घर भेजना, अम्मी को बताए। उजाला के कहने पर वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। रबिया ने गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन इफ़रा कह तो रही है उनके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं, और ज़रूरी तो नहीं पसंद करने का मतलब हर सूरत में एक ही निकले। पर इफ़रा तो शायद इस तरह का पसंद करती है। अगर ऐसा है तो क्या किया जा सकता है? उजाला लापरवाही से कंधे उचकाकर सीढ़ीज़ को देखने लगी। होने को तो बड़ा कुछ हो सकता है, देखी जाओ। रबिया के पूरे इसरार अंदाज पर वो हैरत से उसे देखने लगी जो टाइप कर रही थी। रबिया, स्क्रीन पर नजर आते सवाल पर उजाला ने घबराकर उसे देखा। उसे चुप करने का इशारा करके वो मज़ीद टाइप करने लगी। रबिया के सवालों पर दिए जाने वाले जवाबात उसकी तवज्जो खींचने में कामयाब हो गए थे। वो दिलचस्पी से स्क्रीन पर उभरने वाले हरूफ को देखने लगी। ओह, तो किंग का नाम फरहाद है। रबिया ने आंखें टका कर उजाला को देखा। फिर जो बात 7 माह में इफ़रा पता नहीं कर सकती वो मैंने 5 मिनट में कर ली। उसने फर्जी कॉलर झाड़ कर अपनी हथेली उजाला के आगे फैलाई और उजाला के हाथ मारते ही दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़ी। उसने खौफ से कंप्यूटर स्क्रीन को देखा। ब्लैक ब्यूटी उसे 5 मिनट का इंतज़ार करने को कह गई थी, जबकि अब 10 मिनट से ज़्यादा का ही वक्त गुजर गया था। उसने गिलास में जूस डालकर होंठों से लगा लिया। तभी ये स्क्रीन पर ब्लैक ब्यूटी का साइन नमदार हुआ। स्क्रीन पर उभरने वाले सवाल को ससरी अंदाज में पढ़ते पर उसे ज़बरदस्त अच्छू लगा। उसने गला खंगार कर अपनी जीन्स को देखा जहाँ जूस छलका था। टिश्यू से उसे साफ करके उसने गिलास टेबल पर रखकर गौर से स्क्रीन को देखा। आप मुझसे हमेशा स्पोर्ट्स की बातें ही क्यों करती हैं? मुझे स्पोर्ट्स से कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं है। ये से अचानक क्या हुआ? वो हैरत से बड़बड़ाकर उंगलियां बालों में चलाने लगा। हम कोई और बात नहीं कर सकते। उसके सवाल पर वो मुस्कुराकर कीबोर्ड की तरफ झुका। मसलन आपके बारे में और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अब वो टाइप कर रहा था। मेरे बारे में भी बात होगी, पहले आप अपने बारे में बताएं। फरहाद ने खफीफ अंदाज में भुओं को जुम्बिश देकर उसके सवाल को पढ़ा। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? सभी कुछ। अब वो हंस पड़ा था। ये आज इतने माह बाद मेरे बारे में जानने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? वो टाइप करते हुए काफ़ी हैरान था। ब्लैक ब्यूटी को उसने आज से तकरीबन 7 माह पहले अपनी आईडी में ऐड किया था। बिल्कुल आम सी गुफ्तगू होती थी, लेकिन आज तो अंदाज बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन काबिल तवज्जो था और दिलचस्पी। बस आ गया। अब आप अपना नाम बताएंगे? और बिल्कुल सही। फरहाद मेरा नाम है। और तुम्हारा? फूलन देवी। नाम पढ़कर वो कहका लगा बैठा। अब तुम चीट कर रही हो। मैं बिल्कुल दयानतदारी से तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। मुझे दुनिया फूलन देवी के नाम से जानती है। साथ ही स्माइल का साइन उभरा था। इंटरेस्टिंग। उसने बोलने के साथ टाइप भी किया। आज से पहले तुम्हारे इतने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मुझे अंदाज़ा नहीं था। आपकी सोहबत का कमाल है। क्या बात है। वो जवाब पढ़कर काफ़ी महसूस हुआ। अच्छा, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? फरहाद ने मुस्कुराते हुए कुर्सी की बैग से टेक लगा ली। कुछ देर वो मुस्कुराकर स्क्रीन को देखता रहा और फिर दोबारा कीबोर्ड पर झुका। बड़ा नेक ख्याल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और शादी, ये अब कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है। ये तो मेरा हक है। फरहाद एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। हक? उसने क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा तो आगे फिर स्माइल का साइन आया। ये बताएं, आप दिखते कैसे हैं? सवाल पढ़कर फरहाद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अपने नाम की तरह। ये खुशफहमी है, ये यकीन क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, और फिर आईना भी तो झूठ नहीं बोलता। फरहाद के जवाब पर वहाँ से हाँ लिखा गया था। ओह, तुम कैसी हो? क्या अपने नाम की तरह? जी नहीं, बिल्कुल अपने नाम के बरक्स, यानी नो ब्यूटी ओनली ब्लैकी। एवं चांद की तरह उजली हूँ मैं। अच्छा, चलें आपके फ्यूचर प्लान को डिस्कस नहीं करते, पर अपनी तस्वीर तो भेज दें ताकि हम भी आपके हुस्न को सराह सकें। उम्मीद है इतनी अरसे की पहचान पर इतना तो आप करेंगे। फरहाद कुछ देर अपने बाएं हाथ पर चेहरा टिकाकर स्क्रीन को देखता रहा। फिर कुछ सोचकर अपनी पर्सनल फाइल खोलकर अपनी तस्वीर सेलेक्ट करने लगा। यहाँ भी मज़ा आता है, पर जो बात यूनिवर्सिटी की है ना, हाँ क्या बात है उसकी। रबिया की ठंडी आँख पर उजाला ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। यूनिवर्सिटी जाने वालों की शक्लें ज़रा और होती हैं। क्यों? उनकी दुम निकली होती है। रबिया ने बुरा मानकर उजाला को देखा। नहीं, उनके नंबर मेरिट के मुताबिक होते हैं। उजाला के सच बयान करने पर वो बुरा सा मुंह बनाकर घास नोचने लगी। और यहाँ क्या बुराई है? अब इफ़रा ने रबिया को घूरा था। यार, फर्स्ट ईयर में यहाँ आए थे, अब 5वां साल है, कुछ तो चेंज होना चाहिए।
रबिया के राग लापने पर वो दोनों अफसोस से सर हिलाकर दोबारा अपनी अपनी फाइल पर झुक गई। अरे याद आया, तुम्हें पता है किंग का नाम क्या है? इफ्रा ने एकदम याद आने पर पुरजोश अंदाज में सस्पेंस फैलाने की कोशिश की। उजाला की नज़रें बेख्तियार रबिया की तरफ उठी, जिसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। क्या? उन दोनों ने एक वक्त इफ्रा से पूछा। फरहाद। इफ्रा ने दाद तलब नज़रों से उसे देखा। बड़ा खूबसूरत नाम है। रबिया की संजीदगी देखने लायक थी। ना सिर्फ उसका नाम खूबसूरत है बल्कि खुद भी वो बहुत खूबसूरत है। अब रबिया के साथ उसके कान भी खड़े हो गए। तुमने कहाँ देखा? उसने तस्वीर भेजी थी। उजाला के सस्तार पर शर्मा कर जवाब दिया। कुछ दिनों पहले उसने खुद ही अपना नाम बताया और तस्वीर भेजी। काफ़ी अजीब बातें कर रहा था, हालांकि मैंने ऐसा कुछ लिखा भी ही नहीं। फिर भी वो हैरत से उन्हें बता रही थी, जबकि इन दोनों की हंसी बेकाबू होने को तैयार थी। उस दिन जब तुम लोग रहने आए थे, उससे अगले दिन वो बेख्तियार रुक कर उनका चेहरा देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह खुला। तुम लोग? उसने हाथ उठाकर उनकी तरफ इशारा किया तो कब से रुके उनके कहे बेकाबू हुए। क्या लिखा था तुम लोगों ने? उसने जारहाना अंदाज में उजाला का बाजू थामा तो उसने हंसते हुए रबिया की तरफ इशारा किया। इससे पूछो, सारा किया धरा इसका है। क्या बकवास लिखी थी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इजहार इश्क किया था। रबिया, तुम तो मर ही जाओ जलील, मैंने इसलिए तुम दोनों को अपना पासवर्ड दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती, खुद ही मरी जा रही थी। मुझे अच्छा लगता है, हालांकि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता था, और अब मेरी वजह से उसने तुम्हें घास डाल दी है तो गधी की तरह मुझे दौलती मार रही हो। मेरा एहसान मानो। रबिया के अंदाज पर वो जेरे लब मुस्कुराते हुए किताब पर झुकी तो रबिया ने उजाला को इशारा किया। दिल ही दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। रबिया के गुदगुदाने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यार वो वाकई अच्छा है, और जब से तस्वीर देखी है पूछो मत। ठीक है, नहीं पूछते, चलो उठो उजाला, वैन का भी टाइम हो रहा है। यार पूछ तो लो। रबिया के सरसरी अंदाज पर इफ्रा ने मन्नत से उन्हें देखा। तुम ये बताओ, तुमने हमें इतने दिनों से बताया क्यों नहीं कि उसने तुम्हें तस्वीर भेजी है? मुझे याद तो था, पर कंप्यूटर ख़राब हो गया था। सोचा जब सही होगा खुद बता दूंगी। वो गेट की तरफ बढ़ते हुए उन्हें बता रही थी। कल शाम को कंप्यूटर आ जाएगा। हाय, कल तक का वक्त कैसे गुजरेगा? उजाला ने इफ्रा को देखकर मुस्नुई आह भरी तो इफ्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही ठंडी आहें नहीं भरने लगी? मौसम का भी तो तकाजा है ना। उजाला ने गर्म लू से बचने के लिए चादर मजीद माथे तक सरकाई, जो कुछ ज़्यादा ही खिसक कर आंखों पर आ गई। उसने जल्दी से चादर को पीछे सरकाया, लेकिन तब तक वो किसी से टकरा चुकी थी। उसने चादर सर पर टिकाकर अपने आगे छाए उस बुलंद कामत शख्स को देखा, जो आंखें फाड़े इतने इंहिमाक से उसे देख रहा था जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हों। उसने सर पटाकर पहले दाएं फिर बाएं जानिब देखा। वो बाएं तरफ खड़ी थी। अपने वो बेख्तियार दो कदम पीछे हटी और एक नज़र उस पर डालकर तेज़ी से उनकी तरफ मुड़ी। लगता है गर्मी कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी दिमाग को चढ़ गई है। उसके करीब पहुंचते ही रबिया ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए शरारत से उसके तमतमाते हुए चेहरे को देखा। बकवास ना करो। उसके कहने के साथ चोर नज़रों से दाएं तरफ देखा। वो अब दरख्त के नीचे खड़ा था, लेकिन नज़रें अब भी उस पर थीं। उसने घबरा कर नज़रें फेर ली। ये वैन आज कहाँ मर गई? उसने झिझलाकर वैन को कोसा तो रबिया की हंसी निकल गई। वैसे आपस की बात है, उजाला बंदा है हैंडसम, क्या गजब की हाइट है, तो तुम घर के जाने इससे उतरवा लिया करो। रबिया की तारीफ पर वो जलकर बोली। कितनी बदजोक हो, इतना हैंडसम बंदा जाले उतारने के लिए होता है या दिल पर राज करने के लिए? इफ्रा के कहने पर उसने बेजार नज़र उन दोनों पर डाली जो उसकी तरफ मुंह किए तबसरा कर रही थी, जबकि इस तरफ से रुख फेरे खड़ी थी। तुम्हें क्या मुसीबत है? ज़रूरी तो नहीं तुम्हारे लिए खड़ा हो, हम दोनों भी तो खड़े हैं। इफ्रा के तेज़ लहजे का असर लिए बगैर उसने सुकून का सांस लिया, जबकि नज़रें करीब आती वैन पर थीं। फरहाद भाई, ये खुशगवार मूड वीज़ा लगने की खुशी में है या कोई और चक्कर है? फहद ने आंखें घुमाई तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। बस यार क्या बताओ, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लग रही है। लगता है अमेरिका जाने से पहले आपको जूलिया रॉबर्ट नज़र आने लगी है। जूलिया रॉबर्ट क्या चीज़ है? ओह, तो ये बात है। उसके खोए खोए अंदाज पर रीदा ने होंठ सुकेर कर उसे देखा। अभी वो मज़ीद जवाब देने के लिए सीधा हुआ ही था कि हुमायूं साहब को अंदर आता देखकर फिर ढीला पड़ गया। क्या बातें हो रही हैं साहबजादे? कुछ नहीं अब्बू जी, मैं फरहाद भाई से कह रहा था वहाँ जाकर जुम्मा की नमाज ज़रूर पढ़िएगा। फहद की घबराई हुई आवाज़ पर उसका कहा बेग साख्ता था। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहा है। हुमायूं साहब के सख्त अंदाज पर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में किया। तैयारी होगी तुम्हारी? जी। हुमायूं साहब के पूछने पर वो सर हिलाकर बोला। जब सारी तैयारी हो गई है तो सीट आगे क्यों करवाई है? और अभी अंजम का फ़ोन आया था, तुमने अभी कंफर्म भी नहीं करवाई। उन्होंने उसके दोस्त का नाम लिया तो सर खुजाते हुए कोई बहाना सोचने लगा। मुझे यहाँ एक ज़रूरी काम था। क्या काम? उसके मोबाइल की बीप बजी तो वो इस जान बख्शी पर शुक्र अदा करता तेज़ी से बाहर निकला। ये पिछले एक हफ्ते से कहाँ गायब हो तुम? उसे देखते ही नादिया भाभी बोली तो वो मुस्कुराकर उनके करीब बैठ गई। बुखार हो रहा था बस इसलिए। चलो तुम्हें तो बुखार हुआ था, पर तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ है? नादिया भाभी के मखसूस इंक्वायरी वाले अंदाज पर वो चौकन्ना होकर बैठ गई।
तभी रबिया को अंदर दाखिल होता देखकर उसने सुकून का सांस लिया। क्या हुआ इफ्रा को? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। जब से साकिब का रिश्ता आया है तब से चुप चुप रहती है। मैंने उससे पूछा भी, अगर कोई और है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, लेकिन मुझे तो वो अपनी दुश्मन समझती है। तुम लोगों से उसे बड़ी मोहब्बत है। रबिया ने तो कुछ नहीं बताया, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, उजाला घबरा कर बोली। मैं देखती हूँ इफ्रा को। वो जान छुड़ाने के लिए तेज़ी से वहाँ से उठी। खैर है, बड़ा बिस्तर संभाला हुआ है। इफ्रा को लेटा देखकर वो मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अब बुखार कैसा है? ठीक हूँ। ये भाभी कौन सी नई कहानी सुना रही हैं? ये साकिब को बैठे बैठाए तुमसे शादी की क्यों सूझी? उजाला ने शरारत से उसके कज़न का नाम लिया तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी होगी। यार तुम्हारी भाभी को स्टार प्लस की भाभी लगती हैं। हर वक्त शक। रबिया भक्ति जगती अंदर दाखिल हुई तो उजाला ने पास पड़ा मैगजीन उठा लिया। अपने चेहरे पर किसी की नज़रें महसूस करके उजाला ने बेख्तियार सामने देखा। इफ्रा बहुत गौर से उसे देख रही थी। खैरियत, ऐसे क्यों घूर रही हो? देख रही हो तुम कितनी खूबसूरत हो। हैं? ये क्या बात हुई? उजाला के कहकहा लगाने पर रबिया ने हैरत से उसे देखा। ये पिछले कुछ दिनों से तुम्हें उजाला के नैनक से ज़्यादा ही दिलचस्पी होने लगी है। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे क्या होना है? रबिया के मजाक उड़ाने पर वो उठकर कंप्यूटर की तरफ आई। नहीं, पिछले हफ्ते से 7 दफ़ा तुम उजाला की खूबसूरती को खराज तहसीन पेश कर चुकी हो। ये देखो फरहाद की तस्वीर। इफ्रा के कहने पर रबिया जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी, जबकि उजाला भी इश्तियाक से कंप्यूटर की तरफ बढ़ी। वाह! रबिया ने बेसाख्ता कहकर उजाला को देखा, जो कुछ हैरान थी। इसे कहीं देखा है? उजाला की आंखें सिकोड़ने पर रबिया ने गौर से स्क्रीन को देखा। ये उस दिन कॉलेज के बाहर ही था। अरे! इफ्रा के बताने पर वो दोनों बैक वक्त बोली। ये वहाँ कैसे पहुँचा? रबिया के मशकूक अंदाज पर इफ्रा के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। मुझ पर शक न करो, मैं खुद हैरान हुई थी। जब मैंने पूछा तो उसने बताया वो वहाँ किसी काम से आया था। हमें वहाँ देखकर वो भी हैरान हुआ था। हमें? रबिया के हैरान अंदाज पर वो बौखला कर रह गई। उसने हमें पहले कहाँ देखा था? तस्वीर में? कौन सी तस्वीर? उजाला ने हैरत से इफ्रा को देखा। मैंने भेजी थी। उसने सर झुकाकर मुजरमाना अंदाज में इतराफ़ किया। अदनान भाई की शादी की तस्वीर, जिसमें हम तीनों थे। पर तुम्हें हमारी तस्वीर भेजने की क्या ज़रूरत थी? उजाला ने अब गुस्से से उसे देखा तो वो उसी तरह सर झुकाए होंठ चबाने लगी। रबिया को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी रोने वाली सूरत देखकर वो खामोश रही। वो अमेरिका जा रहा है। कुछ देर बाद खामोश कमरे में इफ्रा की भराई हुई आवाज़ गूंजी। तो जाने दो, रबिया ने गुस्से से हाथ झटक कर कहा। तो कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा गई। उजाला ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बाद इफ्रा को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। शायद वो रो रही थी। उसने रबिया का बाजू हिलाकर इफ्रा की तरफ मुतवज्जा किया। वो दोनों उसके करीब आ गईं। तुम इसलिए परेशान हो? उसके पूछने पर उसके आंसुओं में रवानी आ गई। तुमने उसे बताया तुम उसे पसंद करती हो? इफ्रा ने सर नफ़ी में हिलाया। वो किसी और को पसंद करता है। उसकी रुंधी हुई आवाज़ पर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख कर रह गईं। तो तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? जाने दो। साकिब हमारा कज़न है, हम जानते हैं उसे। तुम्हें वो पसंद भी करता है। और तुम्हें क्या चाहिए? बस अब ये बातें यहीं दफन कर दो। इस तरह मातमी शक्ल बनाकर तुम नादिया भाभी को और शक करने का मौका दे रही हो। रबिया के कड़े अंदाज में उसे समझाकर बात ख़त्म कर दी तो उजाला ने उसका शाना थपथपाकर उसे हौसला दिया। वो मिलना चाहता है। लो, अभी तुम कह रही थी वो किसी और को पसंद करता है, फिर तुमसे क्यों मिलना चाहता है? रबिया एकदम जज्बाती होकर उसकी तरफ मुड़ी तो वो दोनों हाथों में से चेहरा छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उजाला ने तरहम भरी नज़र उस पर डालकर उसे अपने बाजू के हल्के में ले लिया। वो उजाला से मिलना चाहता है। इफ्रा की आवाज़ पर जहाँ उजाला को करंट लगा, वहीं रबिया भी अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। उजाला एकदम उसके करीब से उठकर रबिया के पास जा खड़ी हुई। मुझसे क्यों? उसके चेहरे के साथ आवाज़ से भी खौफ नुमाया हो रहा था। वो समझ रहा है ब्लैक ब्यूटी के नाम से तुम चैटिंग करती हो। जब मैंने उसे तस्वीर भेजी थी मैंने उसे बताया था मैं कौन हूँ, लेकिन कॉलेज के बाहर उसने हम तीनों को पहचान लिया और तब से वो उजाला को मुझे समझ रहा है। उसकी तरफ हैरान नज़रों से देखती उजाला की नज़रें अब पानी से भरने लगी थी। तुमने उसे बताया नहीं? तुम वो नहीं हो। रबिया सबसे पहले सख्ते से बाहर आई। इफ्रा का सर नफ़ी में हिला तो पहली बार उजाला का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। तुम मुझसे मिल लो। इफ्रा की बात पर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अचानक इश्तियाल की लहर उसके पूरे वजूद में उठी थी। शट अप इफ्रा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं? वो मुठिया भींच कर रह गई। भाड़ में जाओ तुम और वो तुम्हारा आशिक, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में कहकर बाहर निकल गई, जबकि रबिया एक मलामत भरी नज़र उस पर डालकर उजाला के पीछे निकल आई। बाथरूम से निकलती ही उसकी पहली नज़र अंदर दाखिल होती रबिया पर पड़ी। उसके पीछे दाखिल होती इफ्रा को देखकर उसकी मुस्कुराहट होंठों से बेमालूम होकर रह गई। अब प्लीज़ तुम दोनों अपना मामला क्लियर करो, हम किसी तीसरे की वजह से अपनी दोस्ती ख़राब नहीं कर सकते। रबिया के कहने पर उसकी नज़रें इफ्रा की तरफ उठीं, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। सोई उजाला, तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ किसी बुरी नीयत से नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मैं तो सिर्फ आम से अंदाज में बात करती थी। पता नहीं रबिया ने उस दिन क्या लिखा था जो वो
افرا کو نارمل انداز میں دیکھتی ربیہ اپنی جگہ اچھل ہی پڑی۔ او پلیز اب اپنی غلطی مجھ پر مت ڈالو، تم نے ہی شور مچا رکھا تھا، مجھے پسند ہے، میں نے صرف اس کا نام وغیرہ پوچھا تھا، اس کے بعد ساری باتیں تم نے کی ہیں۔ وہ اس حد تک آیا ہے تو وہ تصویر وہ میں نے بھیجی تھی۔ ربیہ کے کرے تیوروں کو دیکھ کر وہ بھی جارحانہ انداز میں اس کی طرف مڑی۔ اس تصویر میں اجالا اکیلی نہیں تھی، میں اور تم بھی تھے، پلیز تم لوگ تو لڑنا بند کرو۔ اجالا نے بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یقین کرو اجالا، اس نے کبھی بھی تصویر دیکھنے کے بعد مجھ سے ملنے کو نہیں کہا، بس میرا نام پوچھا تھا، لیکن میں ٹال دیتی تھی۔ اس دن کالج کے باہر اس نے ہم تینوں کو پہچان لیا اور پتہ نہیں کیوں وہ تمہیں ہی بلیک بیوٹی سمجھ رہا تھا۔ پہلے میں خاموش رہی، لیکن جب اس نے ملنے کو کہا تب میں نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، تم وہ نہیں، لیکن اب وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا، وہ بار بار تم سے ملنے کو کہہ رہا ہے، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اجالا نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم مجھ سے ایک بار مل لو۔ اس کے پھر وہی بات دہرانے پر اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ میں تمہیں اپنا جواب بتا چکی ہوں، وہ سرد لہجے میں کہہ کر اپنے گیلے بال سکھانے لگی۔ میں بہت پرابلم میں ہوں اجالا، پلیز صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ کل تیمی ثاقب کا پرپوزل لے کر آ رہی ہیں، گھر میں سب اکٹھے ہوں گے، اگر تم مجھ سے نہ ملی تو وہ میرے گھر آ جائے گا۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے بڑی مشکل سے بات مکمل کی۔ اجالا حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ ربیہ نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ تم اور کیا کیا کر چکی ہو افرا؟ ایک دفعہ ہی بک دو، یہ بار بار دھماکے کر کے ہمارا دل دہلانا بند کر دو۔ میرا فون نمبر اس کے پاس ہے، تم فون پر بھی بات کرتی رہی ہو؟ ربیہ کو جھٹکا لگا۔ نہیں، بس اسے فون نمبر دیا تھا، اب میں نے انکار کیا تو وہ کہہ رہا ہے وہ ایڈریس معلوم کر کے خود پہنچ جائے گا، وہ اپنی سیٹ کنفرم نہیں کروا رہا۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، اس لیے میں نے اس سے کل ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی، جبکہ وہ دونوں ہلنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ سے چہرہ صاف کرتی ہوئی اجالا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم جانتی ہو اجالا، عدنان بھائی کتنے سخت ہیں، اور بھابھی وہ تو پہلے ہی مجھ پر شک کرتی ہیں، اگر وہ واقعی آ گیا تو عدنان بھائی مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ تم صرف ایک بار میری خاطر اس سے مل لو، میرا یقین کرو وہ واقعی امریکہ جا رہا ہے، پھر دوبارہ کبھی تمہارا اس سے سامنا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، پلیز اجالا میری خاطر تم مجھے بچا لو۔ اس نے اجالا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ وہ فقط چہرہ لیے ربیہ کو دیکھ رہی تھی، جو خود تذب و ضبط کی کیفیت میں گھری ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ میں شاید 18ویں بار اس نے اپنی ارکلود پیشانی ٹشو سے صاف کی تھی، جبکہ وہ اپنی کامتی ٹانگوں پر بمشکل کھڑی تھی۔ پلیز اجالا، افرا کی آواز پر اس نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے ربیہ کو دیکھا، جو خود پریشان تھی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ اس کی کامتی آواز پر افرا نے تھوک نکل کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کالج سے کافی فاصلے پر بنے ایک ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے تھے، جہاں فرحاد کو آنا تھا۔ کوئی نہیں دیکھتا، تم بس 5 منٹ میں آ جاؤ، ہم یہی ہیں۔ ربیہ نے اسے حوصلہ دیا تو وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر گلاس ڈور کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ بھی چلو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ربیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی۔ ریسٹورینٹ کا دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا، لیکن وہ تینوں اس سے بے نیاز متوحش نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ سامنے، افرا اس کے کان کے پاس منمنائی تو اس کی نظریں بے ساختہ سامنے کی طرف اٹھیں۔ وہ اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ گئیں تو وہ مرے مرے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جو فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا، اس کی ٹانگیں بے جان ہوتی جا رہی تھیں۔ پلیز، گمبھیر آواز پر اس نے چونک کر پلکیں جھپکی۔ وہ ٹیبل کے قریب پہنچ چکی تھی اور وہ کرسی کھینچے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیٹھ گئی، ورنہ شاید اگلے لمحے وہ زمین پر گری ہوتی۔ اپنی گرین فائل ٹیبل پر رکھے اپنا دایاں ہاتھ اور نظریں اس پر جمائے وہ سخت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ پانی پی لو۔ اب اس گمبھیر آواز میں شوخی کی رمق بھی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، تم تو اتنا ڈر رہی ہو کہ مجھے خود پر کسی آدم خور کا گمان ہونے لگا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے سر پر ٹکے دوپٹے کو مزید صحیح کرنے لگی۔ جس طرح تم منع کر رہی تھی، مجھے لگا تم ملو گی نہیں، تم کچھ بولو گی نہیں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ بولا، چیٹنگ سے تو مجھے لگا تھا تم بہت بولڈ ہو، لیکن اب تو بالکل الٹ نظر آ رہا ہے۔ اب تمہارا کیا نام لوں؟ پھولن دیوی یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ وہ پھر ہنسا تو اب بھی وہ خاموش رہی۔ چلو پھر یوں ہی صحیح۔ اس کے کہنے پر وہ کچھ دیر تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائی۔ وہ دایاں ہاتھ ٹھوڑی پر جمائے بڑے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ جو اتنی مشکل سے اپنے آنسوں کو روک پائی تھی وہ پھر اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس کی فائل کے دوسرے کورے پر ایک مضبوط ہاتھ نمودار ہوا تو اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ فائل پر سے اٹھایا۔ فائل اب کھسک کر دوسری طرف جا چکی تھی، جبکہ وہ گھبراہٹ سے زیادہ حیرت کا شکار ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کی فائل کھول کر پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے فائل بند کر کے اسے دیکھا۔ یہ سب اتنی صورت سے ہوا تھا کہ وہ نظریں بھی نہیں ہٹا پائی۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں اجالا۔ اس کے سر
पर धमाका हुआ। फाइल उठाने का मकसद उसकी समझ में आ गया था। उसने खुद को बात करने के लिए तैयार किया। इस तरह उसके सामने मजीद बैठना अपना नुकसान करवाने के मुतरादिफ था। उसने ज़रा नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। बात करना फिर उसके लिए मुश्किल होने लगा। आप जैसा समझ रहे हैं मैं बिल्कुल वैसी नहीं। उसने बड़ी हिम्मत करके ये लाइन बोली थी। दूसरी तरफ से हल्का कहकहा लगाया गया। तुम्हारी आवाज़ भी तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है। उसने प्यारी पर जोर दिया तो उसने अब पूरी गर्दन घुमाकर इफ़रा और रबिया को देखा जो उनकी तरफ ही देख रही थी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा लड़कियों को रेस्टोरेंट में बुला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं आज पहली बार किसी से मिल रहा हूँ। तुम्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान किया है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं 4 साल के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, सुनना चाहता था, देखना चाहता था। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि उसका चेहरा तपने लगा। मैं अब जाऊँ? वो जल्दी से बोली तो उसने फ़ाइल उसके आगे सिरका दी, लेकिन उसका एक सिरा अब भी उसके हाथ में था। तुम मेरा इंतज़ार करोगी? जी। वो हैरत से उसे देखने लगी। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा और वहाँ भी तुम्हारा रहूँगा। क्या तुम मेरी बनकर मेरा इंतज़ार करोगी? वो तो कस्मों वादों पर उतर आया था, जबकि वो रो देने को थी। उजाला उसके मुंह से अपना नाम उसे बड़ा अजीब लगा। दिल जहाँ सारी मसलहत पर लानत भेजकर भाग जाए। अगले ही पल उस अपने ख्याल को अपनी जामा पहनाने के लिए वो खड़ी ही थी। उसकी नीयत शायद वो भी भाम गया था। वो एकदम उठकर उसके सामने आ गया। उसे एक पल उसकी रूह फना होकर रह गई। उसने दाएं तरफ देखा। वो दोनों उड़े हुए रंगों के साथ खड़ी हो चुकी थी। मेरा इंतज़ार करोगी? उजाला की नज़रें ज़रा की ज़रा उठी और सिर्फ उसकी सफ़ेद टी शर्ट को ही देख सकी। अपने सामने खड़ा शख्स उसे एक मजबूत दीवार की मानद लग रहा था, जैसे सामने खड़े होकर उसके अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। उसने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा। वादा? उसके बोलने पर उसने जल्दी से सर इस बात में हिलाया और भागने के अंदाज में रेस्टोरेंट का दरवाज़ा अबूर किया था। बाहर निकलते गहरा सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। इन दोनों के बाहर निकलने से पहले वो रिक्शा रोक चुकी थी। क्या कह रहा था? शाम को वो फिर उसके साथ थी, क्योंकि रास्ते में उसने उनसे कोई बात नहीं की थी और अब भी उसमें बोलने की ज़रा सकत नहीं थी। बोलो वही। रबिया ने बेचैनी से उसका कंधा हिलाया। कुछ नहीं, 4 सालों के लिए अमेरिका जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है। रबिया ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया। वो जब एकदम तुम्हारे आगे आया मेरी तो जान निकल गई थी। मेरी खुद निकल गई थी। इफ़रा के कहने पर वो बेसाख्ता बोली। कह रहा था मेरा इंतज़ार करना। तुमने क्या कहा? क्या कहना था? सर हिला दिया। ठीक किया। वैसे भी 4 साल बहुत होते हैं, लोग 4 माह में भूल जाते हैं। ये भी उसे सिर्फ दौरा पड़ा था। भाई को मैंने कह दिया है नंबर चेंज करवा दे। वैसे भी मैंने आईडी ब्लॉक कर दिया है। ना मैं बात करूँगी और ना आप कोई मसला होगा। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। इफ़रा के कहने पर रबिया ने हाथ जोड़कर कहा। और तुम भी परेशान होना बंद करो और मेरी मंगनी पर आने की तैयारी करो। इफ़रा ने उजाला को बाजू के घेरे में लेकर कहा तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। शुरू में तो वो काफ़ी परेशान रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी भूल गई थी। टैक्सी से बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस लेते हुए हवा को अपने अंदर उतारा। ड्राइवर डिक्की से सामान उतार रहा था, जबकि पिछली सीट पर रखा बैग और ट्रॉली वो खुद थाम चुका था। बस वैसे का वैसा है, सब वैसे का वैसा ही है। दूर तक सुनसान सड़क और बंद गेटों को देख कर उसने बेसाख्ता सोचा था। टैक्सी वाले को रुपए देकर जूँ ही उसने गेट पर हाथ रखा वो खुलता चला गया। वो बारी बारी सारे बैग अंदर लाने लगा। फरहाद भाई। अपने नाम की चीख पर उसने चौंक कर सामने देखा, जहाँ रिदा किताबों का ढेर थामे हैरान खड़ी थी। उसके हाथ लाने पर जैसे वो होश में आई। पुप्पो, अब्बू, फहद जल्दी आए, देखे कौन आया है। वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी तो फरहाद मुस्कुराते हुए गेट बंद करने लगा। जब तक वो बरामदे में पहुंचा, शाइस्ता के साथ फहद बाहर आ चुका था। मेरा बच्चा। उसे देखते ही शाइस्ता बेख्तियार उसके गले लगी थी। उनसे मिलकर वो सीधा फहद के गले लगा। क्या शोर मचा रखा है? तभी हुमायूं साहब गुस्से में बाहर निकले और उसे देखकर वो भी हैरान खड़े रह गए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वो शरारत से मुस्कुराता हुआ उनके आगे झुका तो उन्होंने बेसाख्ता उसे गले लगा लिया। अभी 3 दिन पहले तो तुमसे बात हुई थी, अगर आना था तो बताया क्यों नहीं? उसे अलग तो होते हुए वो अपने मखसूस अंदाज में बोले तो उसने फहद को देखा। ये बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी जुदाई में मैं बदल जाता? होना तो चाहिए था। वो ज़ेरे लब कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। फरहाद भाई, आप तो 4 साल बाद आने वाले थे, अभी तो 3 साल भी नहीं हुए। बस यार, दिल नहीं लगा। वो कलीन पर लेटा इत्मीनान से कह रहा था। चाय? रिदा की आवाज़ पर वो सीधा होकर बैठ गया। जीती रहो बेटा, वहाँ तुम्हारी ये चाय बड़ी याद आती थी। उसकी तारीफ पर रिदा खुश हो गई। फरहाद भाई, मेरी चीज़ें लाए हैं। सारा कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, जो मैंने आपसे कहा था। ओ सॉरी, वो लिस्ट तो जाते ही मुझसे गुम हो गई थी। फरहाद के कहने पर रिदा की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे नाराज़ देखकर वो कहकहा लगाकर हंसने लगा। क्यों तंग कर रहे हो फरहाद? शाइस्ता ने मुस्कुराकर उसे देखा। जाओ फहद, बैग अंदर लेकर आओ। अगर रिदा मुझसे नाराज़ हो गई तो मुझे सारी रात वैसे ही नींद नहीं आएगी। वो हंसते हुए बोला तो शाइस्ता ने बड़े प्यार से उसे और रिदा को देखा था।
वो मौसम की मुनासबत से शलवार सूट लेने निकला था, लेकिन पिछले आधे घंटे की ख्वारी के बावजूद उसे कोई शलवार कमीज़ पसंद नहीं आ रही थी। उजाला की पुकार पर हैंगर की तरफ बढ़ता उसका हाथ वहीं रुक गया, जबकि नज़रें बेसाख्ता उससे आवाज़ की सिमत मुड़ी और फिर साकित हो गई। वो वही थी जिसे मिलने के लिए वो कब से बेचैन था, और वो बेख्तियार उसकी तरफ देखे गया। होश तब आया जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही थी। वो जल्दी से हैंगर हुक में टिकाकर दरवाजे की तरफ भागा। तभी किसी ने उसका बाजू थामा और फिर गले लग गया। इस सप्ताह पर वो तिलमिलाकर रह गया। कहाँ पागल सांड की तरह भागे जा रहे हो तुम? फरहाद अलग होते ही हैरत से उसे देखा। तुम कब आए? वो फरहाद से पूछ रहा था। 2 हफ्ते हुए। और अदील साहब, आप यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? उसके तंजिया लहजे पर वो हंसने लगा। मैं हमेशा के लिए नहीं आया, मम्मी पीछे पड़ी थी, शादी कर लो सो आ गया। वरना तुम जानते हो मुझे रहना तो वहीं है, वरना इतनी मुश्किल से जो नेशनैलिटी ली है उसका अचार डालना है। शादी? उसकी लंबी तकरीर में से फरहाद एक लफ्ज़ पर ही अटक गया। किसकी किस्मत फोड़ रहे हो? फरहाद ने मसनूई दुख से उसे देखा। लो, मेरी साथ शादी करके किस्मत फूटेगी नहीं बल्कि जाग जाएगी। नेशनैलिटी होल्डर दामाद उन्हें मिल रहा है, और क्या चाहिए? वाकई तुम्हारी मज़ीद क्वालिटी का उन्हें अंदाज़ा जो नहीं होगा। छोड़ो यार, अदील ने जल्दी से उसकी बात काटी। और वो सोजी तुम्हें अभी बड़ा याद करती है। कितने बेवकूफ़ थे तुम यार। वो खुद तुम्हारे पीछे आती थी और तुम आगे आगे भागते थे। ओ भाई, मुझे तो माफ़ी रखो। फरहाद ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। मैं बड़ा फेयर सा बंदा हूँ, मेरी पहले ही किसी से कमिटमेंट है और मुझे शादी भी उसी से करनी है। पता है मुझे। वहाँ तुम्हारे साथ रहकर कभी कभी मुझे लगता था मैं वाकई किसी फरहाद के साथ रह रहा हूँ जिसकी शीरी पाकिस्तान में रह गई है। फरहाद ने उसकी बात पर दिल खोल कर कहा लगाया। फिर कब अपनी शादी में बुला रहे हो? जल्द ही, और ये काम और भी जल्द हो जाता अगर लानती इंसान आज तुम बीच में ना आए होते। अचानक याद आने पर वो एक बार फिर दांत पीस कर बोला, चलो गुस्सा थूक दो, और ये मेरा कार्ड है। आज मून होटल में मेरी मम्मी है, तुम्हें ज़रूर आना है, और बहाना मुझे कोई नहीं सुनना। उसका कार्ड लेते हुए अदील ने कहा तो वो इस बात में सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। शाइस्ता ने जो ही अंदर कदम रखा, खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। कहाँ की तैयारी है? उन्होंने मुस्कुराकर फरहाद को देखा। मम्मी, आपको अदील के बारे में बताया था ना, मेरे साथ अमेरिका में रूममेट था, उसकी मंगनी है, वहाँ जा रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? उसके पूछने पर शाइस्ता ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो ब्लैक शलवार कमीज़ में बहुत अच्छा लग रहा था। शलवार कमीज़ तुम्हें सूट करती है। वो हंस पड़ा। बड़ी अच्छी तारीफ़ की है आपने, सारा क्रेडिट तो आपने शलवार कमीज़ को दे दिया। अब वो मुस्कुराते हुए वॉलेट में पैसे चेक कर रहा था। तुम भी शादी कर लो नेकी और पूछ पूछ। वो मुस्कुराता हुआ आईने से उन्हें देखने लगा। रिदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके मुस्कुराते होंठ एक लम्हे में सुकरे थे। वो झटके से उनकी तरफ मुड़ा पलटा। क्या मतलब? भाई, मतलब ये कि मुझे रिदा पसंद है तुम्हारे लिए। अम्मी? वो हैरत से सुन खड़ा रह गया। अम्मी? रिदा को मैंने कभी इस नज़र से नहीं देखा, वो मेरी बहन है। उसके चेहरे के तासुरात इतने संजीदा थे कि वो परेशानी से उसे देखने लगी। कज़न ऐसे ही होते हैं फरहाद। रिदा के बारे में तुम अब सोच सकती हो। बिल्कुल नहीं अम्मी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके सख्त और दो टोक लहजे पर वो चुप की चुप रह गई। उन्होंने भी कभी भी फरहाद को इस लहजे में बात करते नहीं देखा था। शायद उसे भी अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ। वो गहरा सांस लेकर उनकी तरफ भरा। सॉरी, उसके कहने पर उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। मैं और तुम्हारे मामू ऐसा चाहते हैं। उन्होंने आपसे खुद ऐसा कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। वो परेशान होकर टहलने लगा। फरहाद, ये कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। उसके अंदाज उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। आपने रिदा से पूछा, तुम कोई जवाब दो तो फिर मैं भी रिदा से पूछूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, बाद में बात करेंगे। वो उन्हें बात करने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गया। अचानक सारा मूड गलत हो गया था। अब उसका अदील की तरफ जाने का कोई मूड नहीं था। इसे कहाँ ढूंढूं? वो गाड़ी से टेक लगाकर सामने दीवार को देखने लगा। उसका कहीं कोई निशान नहीं था। एक फ़ोन नंबर था जिस पर कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था। ईमेल एड्रेस था जहाँ वो इस अरसे में मेल्स करता रहा था, लेकिन उसकी एक भी मेल का जवाब नहीं आया था। बस इतना जानता था कि वो आज भी इसी शहर में है। क्या करूं? उसने गुस्से से मुका गाड़ी के बोनट पर दे मारा। कुछ देर बाद वो रिदा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अरे फरहाद भाई! उसे अपने कमरे के बाहर खड़ा देखकर वह हैरान हुई। मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आए ना। रिदा हैरान होती पीछे हट गई। कमरा अच्छा डेकोरेट किया है तुमने। कमरे के बस में खड़े होकर उसने जायज़ा लेते हुए कहा तो रिदा हैरत से उसे देख रही थी। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। फरहाद ने बात करने के लिए तमहीद बांधी तो वो खामोशी से उसे देखने लगी। प्लीज़ रिदा, तुम मुझे गलत ना समझना और ना इसे अपनी इंसल्ट समझना। रिदा की आंखों में अब उलझन थी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा है, बल्कि बहनों से भी ज़्यादा। रिदा को सिर्फ एक पर लगा था बात समझने से। जबकि अम्मी चाहती हैं मैं तुमसे। वो होंठों पर ज़ुबान फेरता हुआ रुक गया। मैं किसी और को पसंद करता हूँ रिदा। अगर मैं कहीं और कमिटेड ना होता तब भी मैं तुम्हें किसी और रिश्ते में कबूल नहीं कर सकता था। उसने एक गहरा सांस लेकर जैसे खुद को पुरसुकून किया। फरहाद भाई, मैंने आपको बिल्कुल फहद की तरह समझा है, लेकिन
آپ تو مجھے فہد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس دن پھوپھو نے کچھ بات کی تو تھی، تب سے میں خود پریشان تھی۔ اچھا ہوا آپ نے خود بات کر لی، ورنہ میں شاید سوچتی رہ جاتی۔ فرحاد اب حیرت سے اسے دیکھنے لگا، دل سے آہستہ آہستہ کوئی بوجھ سرک رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، اب آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، ورنہ ٹپکل بھائیوں والا رول ادا کرنا۔ اب الجھن میں مبتلا ہونے کی باری فرحاد کی تھی۔ وہ آپ کے دوست ہیں نجم، وہ اپنے گھر والوں کو بیچنا چاہتے ہیں کیا؟ ردا کی بات پوری ہوتے ہی وہ چیخ اٹھا، میں اسے گھر والوں کا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا تھا، میرے پیچھے وہ یہ کام کرتا رہا ہے۔ پلیز فرحاد بھائی، میں نے کہا تھا، آپ غلط نہ سمجھنا، وہ بالکل صحیح طریقے سے میرا پرپوزل لانا چاہتے ہیں، بس آپ سے ڈر رہے ہیں۔ کیا ڈر رہے ہیں؟ فرحاد اب ریلیکس ہو کر بولا تھا، تمہیں پسند ہے؟ ردا کے سر جھکا کر مسکرانے پر وہ کھل کر ہنس پڑا، بے فکر ہو، سب تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ویسے بھی نجم پر میں اتنا یقین کر سکتا ہوں کہ اپنی بہن کا ہاتھ اسے دے سکوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں فرحاد بھائی، جانتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے دروازے کی طرف بھرا، بھابھی سے کب ملوا رہے ہیں؟ ردا کی شوق آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ بہت جلد۔ اس نے مسکرا کر ردا کو دیکھا اور دروازہ عبور کر گیا۔ ہاتھوں میں بوکے تھامے وہ عدیل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ چکا تھا اور گیدرنگ بتا رہی تھی وہ ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے۔ دلہن کو اسٹیج کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ مووی والے بڑے مستعد انداز میں فوکس کر رہے تھے۔ وہ عدیل کو دیکھ کر مسکرانے لگا جو پرشوق نظروں سے اپنے ہونے والی منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دیکھنے کے لیے آگے بڑھا جو اب اسٹیج پر چڑھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے جھٹکا لگا، نہیں! اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زور سے آنکھیں میچی لیکن چہرہ نہیں بدلا تھا۔ مووی کی تیز روشنی میں وہ جگمگاتا ہوا چہرہ وہی تھا اور اب عدیل نے انگوٹھی پہنانے کو اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بوکے پر اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں اس چہرے پر جمی تھی جہاں مسلسل شرمیلی سی مسکان سجی تھی۔ وہ اس وقت خود کو ایک الاؤ میں دہکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا کچھ دیر وہ اور رکا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر جھٹکے سے مڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں تھامے سرخ گلابوں کے بوکے کو دیکھا اور اگلے ہی پل پورے زور سے اسے دیوار پر دے مارا۔ وہ تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مبارک ہو جناب! افرا کی شوخ آواز پر وہ مسکراہٹ دباتی البم پر جھک گئی۔ تصویریں آ گئیں، جبکہ ربیہ نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے البم کھینچی تھی۔ واؤ اجالا، تمہاری تصویریں تو بہت زبردست آئی ہیں، عدیل بھائی بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ان دونوں کے تبصرے شروع ہو چکے تھے۔ وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے باہر نکل گئی۔ جب وہ واپس آئی کمرہ ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ آہستہ ہنسو، ایسا کون سا عجوبہ دیکھ لیا تم لوگوں نے؟ یہ تم نے اپنی ہونے والی نندوں اور ساس کو نہیں دیکھا، کسی عجوبے سے کم ہے، بکو مت۔ اجالا نے ایک نظر تصویر پر ڈال کر مصنوعی غصے سے انہیں ٹوکا تو وہ دونوں پھر ہنس پڑی۔ آنٹی سے ابھی تازہ اطلاع ملی ہے کہ تمہاری ساس کو ارینجمنٹ پسند نہیں آئی تھی۔ ابھی منگنی کو 1 ہفتہ نہیں ہوا اور وہ کھلنا شروع ہو گئی۔ افرا کے تبصرے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، شادی کا کب تک کہہ رہے ہیں؟ عدیل کو واپس امریکہ جانا ہے، اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں 2 ماہ تک شادی ہو جائے۔ ہائے اجالا، تم کتنی خوش قسمت ہو، 2 ماہ تک شادی! ہمیں دیکھو، بچپن کی منگنی کے باوجود ابھی تک بیٹھے ہیں۔ ربیہ کے افسوس بھرے انداز پر افرا جیسے پھٹ پڑی۔ تم تو پھر بہتر ہو، مجھے دیکھو 1 سال سے نکاح کروا کر بیٹھی ہوں۔ افرا کے انداز پر وہ دونوں ہنس پڑی۔ تو اسے کس نے کہا تھا ڈنمارک جا بیٹھے؟ اب ثاقب کو الہام نہیں ہوتے۔ وہ ان کے ہنسنے پر جل بھن کر بولی، ویسے یار مجھے تمہاری ساس پسند نہیں آئی۔ ربیہ نے تصویر دیکھ کر ایک بار پھر تبصرہ کیا، کیا فرق پڑتا ہے، عدیل تو اچھے ہیں نا؟ اچھا! ان دونوں نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا۔ یہ تمہیں کب پتہ چلا؟ کل سمیرا سے بات ہو رہی تھی تو عدیل سے بھی ہوئی۔ کیا؟ وہ دونوں چیخیں، کیا یار، صرف سلام دعا، پاپا آگے تھے اس لیے میں نے فون بند کر دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ٹیلی فونک رابطہ چلے گا؟ ہو سکتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بیڈ پر اونڈا لیٹا تھا جب اس کے سیل فون کی بیپ بجی۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا لیکن اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کی بیزاری غصے میں بدل گئی۔ اس نے فون پڑے دھکیل دیا لیکن مسلسل بجتی بیل اسے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کہاں گم ہو تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اور تم منگنی پر کیوں نہیں آئے؟ اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے عدیل کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو فرحاد مشکل کہہ سکا، بس کچھ طبیعت خراب تھی، تم سناؤ؟ جواباً دوسری طرف سے ٹھنڈی آہ بھری گئی، کچھ خاص نہیں یار، ماما اور سمیرا میری فیانسی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں۔ میرا بھی اتنا موڈ تھا لیکن ماما نے منع کر دیا۔ فرحاد ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے شاپنگ کر رہی ہیں آنٹی؟ اب کہ اس کا لہجہ میٹھا تھا، یہ لبرٹی مارکیٹ تک گئے ہیں۔ اوہ! اس نے یکدم جیسے کوئی فیصلہ کیا اور پھر ادھر ادھر کی 2-3 باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اب پورے 20 منٹ بعد وہ لبرٹی مارکیٹ میں کھڑا تھا۔ اجالا، تم یہاں دیکھو، اگر کوئی ڈریس پسند آتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ، میں دوسری سائڈ پر دیکھتی ہوں۔ سمیرا کے کہنے پر وہ مسکرا کر ہینگر میں لٹکے کپڑے دیکھنے لگی۔ نیلا سوٹ اسے پسند آیا تھا لیکن اس کی قیمت دیکھ کر اس نے اسے چھوڑ دیا۔
اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے درزیدہ نظروں سے دیکھا۔ پاس کھڑا وجود بلند قامت تھا۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تو سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی، لیکن اسے مسلسل اپنے پیچھے محسوس کر کے اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو دھک سے رہ گئی۔ اس چہرے کو پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ پہچانا؟ مقابل کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں صاف بتا رہی تھیں وہ پہچان چکی ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتی۔ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے کامتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ بڑی کمزور یادداشت ہے تمہاری۔ او سوری، تمہاری منگنی کی مبارکباد تو دی ہی نہیں میں نے تمہیں۔ اجالا روحان سی ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس طرف آتی دو خواتین کو دیکھ کر اچانک اس میں حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ راستہ چھوڑے میرا، میں نے کہا نا میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کے تیز لہجے پر وہ لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرحاد نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر واپس مڑ گیا، جبکہ وہ کتنی دیر تک ساکت کھڑے ہو کر اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ کوئی ڈریس پسند آیا؟ سمیرہ اس کے قریب آ کر پوچھا تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اتنی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں، چکر آ رہے ہیں، گھر چلیں؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر سمیرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اندر آئے نا۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ان لوگوں کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آج تو دیر ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آئیں گے۔ سمیرہ کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا دی۔ اپنی گھبراہٹ میں اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی سفید مرغلرہ پر غور ہی نہیں کیا جو مارکیٹ سے ان کے پیچھے لگی تھی۔ وہ تینوں اپنی جگہ خاموش، بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ اس نے تو کہا تھا وہ 4 سال بعد آئے گا۔ سب سے پہلے ربیہ نے خاموشی کو توڑا۔ سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ وہ تم تک پہنچا کیسے اور اسے تمہاری منگنی کا کیسے پتہ چلا؟ افرا کے حیران کن انداز پر وہ پرسوچ انداز میں فرش کو گھورتی رہی، جو خود اس بات پر حیران تھی۔ کم آن اجالا، اب اتنی پریشانی والی بھی کوئی بات نہیں۔ ربیہ نے اٹھ کر اسے بازو کے گھیرے میں لیا تو اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ ربیہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی اس وقت اس کا چہرہ کیسا ہو رہا تھا، جیسے… اس نے یکدم جھرجھری لی۔ اگر وہ پبلک پلیس میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ بڑھایا تو ربیہ نے اپنا گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ پاگل ہو تم اجالا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس بات کو اتنے دن ہو گئے ہیں، کچھ ہوا نہیں نا؟ اب تم بھی اس بات کو سر پر سوار مت کرو۔ ایسا کرتے ہیں کل شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ افرا نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اتنی دھوپ میں بھی تم لوگوں کو چین نہیں؟ انہوں نے غصے سے جوتے کے اسٹریپ بند کرتی اجالا کو دیکھا۔ اب جاؤ گی کیسے؟ وہ دونوں تو نکل گئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ کون سی دکان پر ہوں گی، میں یہاں سے رکشہ لوں گی۔ اکیلی جاؤ گی؟ ظاہر سی بات ہے۔ وہ جلدی سے پرس اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ سڑک پر کھڑی تھی اور وہ دور دور تک کسی رکشے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے ویسے ہی آدھا منہ جھلسا دیا تھا اور پیچھے سے سائڈ پر کھڑے فضول لڑکوں کا گروپ وہ اچھی خاصی کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ آخرکار اس نے ٹیکسی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا جو کب سے دائیں طرف کھڑی تھی۔ انارکلی؟ اس کے بیٹھتے ہی ٹیکسی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکے اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ بدتمیز، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تبھی اسے یاد آیا کرائے کی بات تو اس نے کی نہیں۔ چلو اتر کر لوں گی، وہ خود ہی سوچ کر مطمئن ہوئی۔ لیکن ٹیکسی کی حد درجہ تیز رفتار پر وہ کچھ پریشان ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ لیکن جب ٹیکسی انجانے راستوں پر دوڑنے کے بعد غیر آباد اور سنسان علاقے میں داخل ہوئی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹیکسی روکیں آپ کے، اس کی آواز بڑھا گئی۔ وہ بھی ٹیکسی کا دروازہ کھولنے والی تھی جب ٹیکسی جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا لیکن وہ شخص باہر نکل چکا تھا۔ وہ ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی جب اس کی طرف کا دروازہ کھلا اور جس شخص کا چہرہ اس کے سامنے آیا وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی۔ نیچے اترنے کی زحمت کریں گی آپ؟ اس کے طنزیہ انداز پر وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ بالکل نہیں، مرضی ہے تمہاری۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس لمبے چوڑے شخص پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، شوق سے وہ اطمینان سے بولا، جبکہ آگے کا سوچ کر اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ تمہاری کمزور یادداشت کا علاج کرنے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی لیکن وہ لاک تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے آنسوؤں میں اب روانی آ گئی۔ آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس دن کے برعکس آج وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ پہچانا مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو اس کا سر اس بات میں ہلا۔ میرا نام یاد ہے؟ اس کے اگلے سوال پر اس نے سر جھکا دیا تو آنسو قطرہ قطرہ اس کی گود میں گرنے لگے۔ چلو کوئی بات نہیں، آج کے بعد نہیں بھولو گی، بلکہ مجھے یقین ہے میرے نام کے علاوہ تمہیں کوئی نام یاد نہیں رہے گا۔ جبکہ اس کی سوئی آج کے بعد پر اٹک کر رہ گئی۔ میں تم سے ایک وعدہ لے کر گیا تھا، وہ بھی تمہیں یاد ہے کہ یاد کرواؤں؟ وہ اس لمحے اجالا ہر بات بھول گئی تھی، صرف یاد تھا تو اپنی عزت کی حفاظت۔ میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کبھی چیٹ نہیں کی، آپ سے
چیٹنگ میری کزن کرتی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کی اس سے کیا بات ہوتی تھی۔ جب آپ نے اس سے ملنے کو کہا تو وہ ڈر گئی تھی کہ اب اس کے گھر نہ پہنچ جائے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ملوں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ وہ بھول جائیں گے۔ میں اس کے کہنے پر ملی تھی، میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی، جبکہ اس دوران وہ اس پر نظریں جمائے پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ یہ بات اس دن تم مجھے بتا سکتی تھی؟ میں بھی ڈر گئی تھی، وہ اب آرام سے بولی، شاید اس کے ٹھنڈے لہجے کا کمال تھا۔ میں چیٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھ سے وعدہ تم نے کیا تھا نا؟ اجالا نے کوئی جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ وعدہ تم نے کیا تھا نا؟ اچانک اس نے درمیان میں پڑا پیپسی کا خالی ٹین اٹھا کر باہر پھینکا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ چیخ کو روکا۔ مجھے نہیں یاد چیٹنگ میں کیا تھا، مجھے صرف تمہاری شکل یاد تھی اور وہ مجھے نہیں یاد چیٹنگ میں کیا تھا، مجھے صرف تمہاری شکل یاد تھی اور وہ ملاقات جو میں نے امریکہ جانے سے پہلے تم سے کی تھی۔ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ پورا 1 سال 1 ماہ 2 ہفتے 3 منٹ 53 سیکنڈ میں نے تمہیں سوچا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارا بن کر جا رہا ہوں، میں تمہارا بن کر رہوں گا، اور تم نے منگنی کروا لی۔ تمہارے لیے میں وقت سے پہلے آ گیا، مجھے لگا تم لڑکی ہو، تمہاری مجبوریاں ہوں گی، تمہیں باؤنڈ کر کے میں نے اچھا نہیں کیا۔ اور تم، اس نے زور سے کہا تو اجالا نے آنکھیں بند کر لی۔ میری اتنی محبت کا جواب ایک دھوکہ، کم از کم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سیدھا ہوا۔ میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے محبت کی اور وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، اور تم اور تمہاری دوستوں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ تم لوگوں کو لگا میں فلرٹی ہوں جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر تمہیں بھول جاؤں گا، خود کلامی کر رہا تھا، جبکہ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے رک کر گہری نظر اجالا پر ڈالی تو وہ اپنی جگہ کام کر رہ گئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ موجود فاصلہ صرف 1 قدم کا رہ گیا۔ اب تم بتاؤ، اس وعدہ خلافی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ وہ جھک کر اس کی جھکی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس سے سارا کمرہ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اچھا، ابھی گاڑی میں تھے، ابھی یہ کسی کمرے میں آ گئے ہیں، تھوڑا سا بیچ میں سے مس ہے۔ اوکے۔ اسے سارا کمرہ چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کو جو دھڑکا لگا تھا وہ بیجا نہیں تھا، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نظریں اٹھانے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ اکتا کر بولا، بولو کیا کروں؟ وہ یکدم چلایا تو وہ کانپ اٹھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اجالا نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 آپشن ہیں، جس میں سے ایک تمہیں ہر صورت میں قبول کرنا ہے۔ پہلا آپشن، تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ نہیں، کافی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تھوک نگل کر بولی تو فرحاد نے بہووں کو جنبش دی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے تمہیں آسان آپشن دیا تھا، ایک اور آپشن بھی ہے میرے پاس، تمہیں پسند تو نہیں آئے گا لیکن مجبوری ہے، میں اپنی بے عزتی معاف نہیں کر سکتا۔ چلو اٹھو۔ فرحاد نے اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ کہاں؟ اس کے جارحانہ انداز پر وہ سہم کر بولی، کیا ہوا، اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے، معاف کرنے کا وقت گزر چکا ہے، فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، شام ہونے والی ہے، دیر کرو گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، پھر کیا سوچا؟ میرا خیال ہے تمہیں پہلے والا آپشن ٹھیک لگا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا جھک کر اس کا چہرے دیکھنے لگا۔ نکاح نامہ ساتھ لایا ہوں، فل کر دیا ہے، تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن ہے میرے پاس، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ اس نے پیپر آگے بڑھائے تو وہ بدستور زمین کو گھورتی رہی۔ یہاں سائن کرو۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی تو اس نے ڈبڈبائی نظروں سے پورے صفحے پر پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ دوسرا اور پھر تیسرا۔ وہ بالکل خالی و ذہن تھی، جہاں جہاں وہ انگلی رکھتا جا رہا تھا وہ اپنا نام گھسیٹتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کا انتظام اتنی جلدی ممکن نہیں تھا، پر فکر مت کرو، کل کورٹ میں یہ نکاح نامہ جمع کروا دوں گا، مولوی اور گواہوں کے دستخط سمیت۔ اور اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میری ہو اجالا، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، اور مجھے امید ہے اب یہ نام تم کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ دونوں ہاتھ فرش پر ٹکائے، ٹانگیں سیدھی کر کے بہت ریلیکس اور خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑا ہوں۔ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں سی۔ وہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے بولا، دیکھو تمہاری خاطر مجھے کیا کیا بننا پڑ رہا ہے۔ اس نے مارکیٹ سے تمہارے گھر تک پیچھا کیا، پھر 5 دن ٹیکسی ڈرائیور بن کر کھڑا رہا کہ کبھی تو تم باہر نکلو گی، اور آج دیکھو قسمت نے میرا ساتھ دے ہی دیا۔ وہ بڑے مگن انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا اسے بتا رہا تھا، تم بولتی کم ہو اجالا، خیر میرے ساتھ رہو گی تو بولنے کے ساتھ ہنسنا بھی سیکھ جاؤ گی، آفٹر آل عمر بھر کا رشتہ بن چکا ہے۔ اس نے ذرا سا گردن گھما کر اسے دیکھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر سے کچھ دور اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اجالا نے آنکھیں صاف کر کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا جب اس کا دایاں ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے جلدی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تمہاری وعدہ خلافی اور تمہاری بے نیازی نے اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے مجھے۔ یہ تمہاری منگنی کی انگوٹھی ہے۔ اچانک اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی تو اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہونے لگے۔ اجالا نے گھبرا کر ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس نے گرفت مضبوط کر لی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار چکا تھا۔
आइंदा मैं इसे तुम्हारे हाथ में ना देखूं। उसने गुस्से से बोलते हुए अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई। वो अंगूठी थाम कर उसकी तरफ देखे बगैर तेज़ी से बाहर निकली और आगे बढ़ती चली गई। कितनी बदतमीज़ हो उजाला, वहाँ हम 1.5 घंटे खबार होते रहे और तुम कहाँ गई थी? रबिया अंदर दाखिल होते ही गुस्से से बोली। और आंटी को बताने से क्यों मना किया? कहीं अदील भाई से तो मिलने नहीं चली गई थी? इफ़रा की चहकती आवाज़ पर उसने झटके से अपना सर घुटनों से उठाया। क्या हुआ? उसकी हालत देखकर वो दोनों अपनी जगह ठटक गईं। उसका चेहरा और आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रहे थे। वो तेज़ी से उठी। अगले ही पल उसने खींचकर थप्पड़ इफ़रा के मुंह पर दे मारा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इफ़रा इतनी शॉक्ड हुई थी कि अपने बचाव के लिए उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकी। थप्पड़ मारने के बाद वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। सबसे पहले रबिया को होश आया तो वो जल्दी से उजाला की तरफ झुकी। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ है उजाला? उसके हाथ हटाने पर उजाला ने तेज़ी से उसके हाथ झटके तो उसने परेशानी से इफ़रा को देखा, जो लाल चेहरा लिए साकित खड़ी थी। उजाला प्लीज़ कुछ तो बोलो। रबिया ने अब उसे पुचकारते हुए नरमी से उसके हाथ हटाए। रबिया, इसकी वजह से आज मैं बर्बाद हो गई। कि हुआ क्या है? उसने मुझसे पेपर साइन करवा लिया है, अब ब्लैकमेल करेगा। सिसकियों के दरमियान वो मुश्किल बोली। किसने? रबिया को खुद अपनी आवाज़ कांपती हुई महसूस हो रही थी। फरहाद। वो फिर रोने लगी तो रबिया अपनी बेजान होते वजूद के साथ वहीं बैठ गई। पूछो इससे कौन सी दुश्मनी निकाली है मुझसे। मैंने हमेशा इसका साथ दिया। इसकी इज़्ज़त की खातिर मैंने अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की। इसने कहा था वो दोबारा नहीं आएगा। ऐसे लड़के फ्लर्टी होते हैं, सब भूल जाते हैं। वो इफ़रा को देखते हुए चीख चीख कर बोल रही थी। नहीं भूला, वो कुछ नहीं भूला। अचानक उसका लहजा धीमा हो गया। वो रबिया को देखने लगी। वो कह रहा था मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? अम्मी अब्बा को कैसे बताऊं? और क्या बताऊं? कैसे मैं सबको फेस करूंगी? वो अब रबिया को की गोद में सर रखे हिचकियों के साथ रो रही थी। रबिया की ने बरसती आंखों से इफ़रा को देखा, जो फक्त चेहरा लिए दीवार के साथ लगी कांप रही थी। तुम कब आई? रबिया को देखकर वो उठ बैठी। अभी आई हूँ। तुम तैयार नहीं हुई? आंटी बता रही थी तुम्हारी नंदे तुमसे मिलने आ रही हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं रबिया, अम्मी को कहो उन्हें मना कर दे। वो बेजारी से कहकर फिर लेट गई और चादर से मुंह ढांप लिया। क्या मसला है उजाला? रबिया ने खींचकर चादर उसके सर ऊपर से उतारी। तुम्हें नहीं पता? उसके फाड़ खाने वाले अंदाज पर वो बुरा माने बगैर उसके करीब बैठ गई। जो हुआ वो बस हम तीनों को मालूम है। अभी किसी और को ना पता है और ना अभी बताने की ज़रूरत है। अगर तुम इस तरह बिहेव करोगी तो सबको शक हो सकता है। अब इतने दिन से तुम सर झाड़ मुँह फाड़ बनी कमरे में बंद हो। आंटी ने मुझे बुलवा भेजा है कि तुमसे मसला पूछूं। क्या मसला है? तुम जानती हो अंकल आंटी तुम्हारे बारे में कितने हसास हैं। तुम इस तरह उन्हें परेशान कर रही हो तो क्या करूं रबिया? तुम खुद बताओ। वो नम होती आंखों के साथ उसे देखने लगी। मैं ये नहीं कहती कि जो हुआ सही हुआ, बेशक बहुत गलत हुआ। पता चलने पर तूफान आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जब तक सब हमारे बस में है तुम कम से कम खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश तो कर सकती हो ना। और एक बात, वो अब उसने उजाला के हाथ थाम लिए। इफ़रा को माफ़ कर दो प्लीज़, पहले मेरी बात सुन लो। उसे मुंह खोलते देखकर रबिया ने फ़ौरन टोक दिया। इफ़रा की गलती है, लेकिन ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इस तरह के हालात से जितनी तुम बेखबर थी उतनी ही बेखबर वो भी थी। तुम जानती हो इफ़रा तुमसे कितना प्यार करती है, बल्कि वो अपने घर वालों से ज़्यादा तुमसे अटैच है। वो जानबूझकर तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकती है? वो खुद को सज़ा दे रही है। उसे बुखार है, दवाइयों को वो हाथ भी नहीं लगा रही। क्यों पागल है? दवाई क्यों नहीं खा रही? बेसाख्ता बोली तो रबिया का दिल कुछ पुरसुकून हुआ। ये तो उसे अंदाज़ा था वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहती हैं। इसकी वजह से तुम इतनी प्रॉब्लम में हो, बेहतर यही है कि वो मर जाए। अल्लाह ना करे रबिया, क्या बकवास कर रही हो? वो एकदम तड़प कर बोली। अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो बोलती क्यों नहीं? आज 8 दिन हो गए हैं मैं तो तुम दोनों के दरमियान शटल कॉक बनकर रह गई हूँ। इधर जाओ तो वो रोती मिलती है, इधर आओ तो तुम्हारी उजली शक्ल देखने को मिलती है। मैं कहाँ जाऊँ? वो बेबसी से बोली तो उजाला उठकर चप्पलें पहनने लगी। कहाँ जा रही हो? इफ़रा को देखने। अभी वो खड़ी हुई थी कि दरवाजे खोलकर इफ़रा आ गई। कुछ देर वो डबडबाई नज़रों से उसे देखती रही, फिर उसके गले लग गई। प्लीज़ उजाला, मुझे माफ़ कर दो। तुम जो चाहे मुझे सज़ा दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात तो करो। बेशक मुझे गालियाँ दो, बात तो करो। उजाला ने बेसाख्ता अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए। प्लीज़ यार, तुम दोनों मुझे भी इमोशनल कर रहे हो। अब अच्छे बच्चों की तरह हाथ मिलाओ। अब कोई बिल्कुल नहीं रोएगा और ना ही नाराज़ होगा। इंशाल्लाह कोई हल ज़रूर निकल आएगा। कैसे? उजाला ने बेबसी से उसे देखा। हम कुछ सोचते हैं। उजाला ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था जब कमर अंदर दाखिल हुई। ये तुम दोनों को क्या हुआ? ये दोनों आंटी रुखसती की प्रैक्टिस कर रही थी। रबिया के खुशगवार अंदाज पर वो मुस्कुराकर अंदर आ गई। सुमेरा और नाहिदा आई हैं, कह रही थी कुछ शॉपिंग करनी है, तुम साथ चलो। अम्मी मेरा बिल्कुल मूड नहीं, वो बेजारी से बोली तो उन्होंने टोक दिया। बुरी बात है उजाला, अब वो आई हैं और तुम ना जाओ तो बुरा लग जाएगा। जाओ तैयार हो, हम ज़रा तुम्हारी नंदों को कंपनी दे आएँ। रबिया के कहने पर वो सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ भर गई। आपने तो शॉपिंग का कहा था। गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे रुकते देखकर उसने सुमेरा को देखा। हाँ,
शॉपिंग भी कर लेंगे, पहले कुछ खा पी तो ले। सुमेरा के हंसने पर उसने हैरानी से जो ही सामने देखा उसकी हैरानी परेशानी में बदल गई। अदील चेहरे पर शौक मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिया। अरे चलो। सुमेरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसका बाजू थाम लिया। वो चारों खामोश बैठे थे, लेकिन झुकी नज़रों के बावजूद वो इन तीनों की मुस्कुराहट महसूस कर सकती थी। अदील के खंगारने पर उसकी नज़रें बेसाख्ता सामने उठी और उसकी शरारत महसूस करके उसने नज़रों का जाविया बदल कर नाहिद को देखा। क्या बात है सिस्टर्स, तुम लोग मेरी मंगेतर को गन पॉइंट पर लेकर आई हो, जो अभी तक इनके हवास बहाल नहीं हो रहे। अदील के शौक लहजे पर नाहिद ने हंसकर उसकी तरफ देखा। दरअसल हमने उजाला को बताया नहीं था कि हम इसे आपसे मिलवाने ला रहे हैं। शायद वो इसलिए नर्वस है। हो सकता है उजाला को मेरा यूँ बुलाना अच्छा न लगा हो, पर मेरा दिल चाह रहा था तुमसे बात करने को। उसके बेतकल्लफ अंदाज पर उजाला खामोश रही, लेकिन उसकी मुसलसल बातों के दरमियान वो कुछ लम्हों के लिए ही सही इस माहौल का भी हिस्सा बन गई थी। अदील की बात पर मुस्कुराते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ, तो उसने बेख्तियार होंठ भींचकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, लेकिन अपनी उलझन की वजह वो समझ नहीं सकी। सुमेरा के मुतवज्जा करने पर उसने अपना ध्यान उनकी तरफ लगाने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों तवज्जा बार बार भटक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है इफ़रा। तुम भी पागल हो। इफ़रा के कहने पर रबिया ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा, जबकि उजाला ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। मेरा ख्याल है तुम लोगों को इतनी परेशानी बेकार है। खुद सोचो वो यहाँ कैसे आ सकता है। रबिया ने कहा। इफ़रा से था, मगर उजाला अपनी जगह उछल पड़ी। नहीं रबिया, डर के मारे उसकी आवाज़ कांपी तो इफ़रा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर वो वाकई तुमसे मुखलिस है तो कभी तुम्हारा नाम नहीं लेगा, बल्कि मेरा यकीन करो वो यहाँ आ ही नहीं सकता। इफ़रा ने तसल्ली देने पर वो इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। तभी डोरबेल बजी। वो गहरा सांस लेती खड़ी हो गई। दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपने लंबे चौड़े सरापे के साथ उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके साकित अंदाज पर वो दोनों ठटक कर उसे देखने लगी। आइए अंकल। उसने उजाला के फक चेहरे से नज़र हटाकर जावेद साहब को थामा था, जिनके बाजू और माथे पर पट्टियाँ बंधी थी। क्या हुआ पापा? उसने अब चौंक कर उन्हें देखा। अंदर तो आने दो। वो यकदम पीछे हटी। आओ बेटा। उन्होंने अपने पीछे खड़े फरहाद को मुखातिब किया, तो उसने डरते डरते उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी कमर उन्हें इस हालत में देखकर परेशान सी उनकी तरफ भरी। ये क्या हुआ आपको? बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये फरहाद है, इसी ने यही मुझे अस्पताल ले गया था। बड़ा नेक बच्चा है। उजाला ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा, जिसकी नज़रों का मफहूम समझकर उसे हंसी तो बहुत आई थी, पर वो जब्त कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कमर ने अब मुस्कुराकर उसे देखा। अंदर आओ ना। शुक्रिया आंटी, अभी मैं जल्दी में हूँ। ये अंकल की मेडिसिन। कुछ देर तो बैठो बैठो बेटा, चाय पी लो। अब जावेद साहब ने भी इसरार किया। थैंक्स अंकल, आप आराम करिए, दोबारा तो मैं ज़रूर आऊँगा आपकी इयादत के लिए। वो जावेद साहब से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया तो कमर और जावेद साहब अंदर की तरफ भर गए। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ वो दोनों बैठी थी। उसे मुतवज्जा देखकर वो दोनों खड़ी हुई तो वो दरवाज़ा बंद करने के लिए जूँ ही मुड़ी, उसे झटका लगा। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके उंगली से इशारा करने पर वो बेख्तियार दरवाजे की तरफ भरी। मैंने कहा था ना मैं ज़रूर आऊँगा। वो तो अच्छा हुआ कुदरत ने मुझे खुद मौका फराहम कर दिया, वरना मुझे आने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ता। देखो उजाला, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो, तो हमारे रिश्ते को तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। उसके मुड़ते ही कब का अटका उसका सांस बहाल हुआ। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उन दोनों को देखा जो दीवार से लगी सारी बातें सुन रही थी। बड़ा ही ओखा बंदा है उजाला, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो सुनते ही गुजर जाएगी। इफ़रा के बेसाख्ता बयान पर उसे ज़बरदस्त घूरियों से नवाजा गया। उजाला दिल मिलाकर पलटी तो रबिया ने उसे आरे हाथों लिया। कभी मुंह बंद भी कर लिया करो, एक तो इतनी काली और मनहूस ज़ुबान है तुम्हारी, जब भी कोई पेशन गोई करती हो वही उल्टी पड़ जाती है। उसने गुस्से से दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ खींचा तो वो शर्मिंदा उसके पीछे चलने लगी। क्या कर रही हैं पुप्पो? रिदा ने चूल्हे के आगे खड़ी शाइस्ता को देखा। खाना गर्म कर रही हूँ फरहाद के लिए। पुप्पो बेहतर नहीं आप फरहाद भाई की शादी कर दे। अब ये नखरे उठाने की जिम्मेदारी उनकी बीवी को सौंप देनी चाहिए। मैं तो खुद यही चाहती हूँ। तो फिर देर किस बात की है? आपने कौन सा लड़की ढूंढनी है? बस जाना ही। अचानक उसने ज़ुबान दांतों तल दबा ली, पर तब तक शाइस्ता उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। मतलब कुछ नहीं पुप्पो, वो बस। रिदा सीधी तरह बताओ। मैं जानती हूँ ये तुम बहन भाई जो हर वक्त सर जोड़े बैठे रहते हो, ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होती है। कोई लड़की तो है, ये तो मुझे अंदाज़ा पहले ही था। मैं बस उसके फूटने का इंतज़ार कर रही थी। वो गुस्से से बोली तो रिदा को अपने मुंह खोलने का अफसोस होने लगा। पुप्पो मुझे बस ये पता है उसका नाम उजाला है, बाकी आप खुद पूछ लें। उन्हें गुस्से में देखकर वो जल्दी से खिसक गई। थैंक यू अम्मी। उसके हाथ से ट्रे लेकर वो सीधा होकर बैठा। फरहाद अब तो रिदा की भी मंगनी हो गई है, तुम कब करवा रहे हो? जी अम्मी। वो पूरी तरह इटली और जर्मनी के फुटबॉल मैच में गुम था। उजाला कौन है? उसकी बेनियाजी पल में गायब हुई, जबकि नज़रें बेख्तियार सामने बैठे फहद और रिदा की तरफ उठी। इसको घूरना बंद करो, मुझे बताओ उजाला कौन है? लड़की है। मुझे कब उजाला के घर लेकर जा रहे हो? वो कौन कैसी के चक्कर में पड़े बगैर सीधी मतलब की बात पर आई? ले जाऊंगा। वो अब भी सीरियस नहीं था। फरहाद मैं सीरियस हूँ। नजम के घर वाले 3 माह बाद शादी करना चाह रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि रिदा के जाने से पहले उजाला यहाँ आ जाए।
फरहाद दिल में मुस्कुराया तो वही अक्स उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगा। उसके बारे में जाने बगैर आप से लाने को तैयार हो गई हैं। हो सकता है आपको पसंद ना आए, मैं जानती हूँ वो अच्छी ही होगी, और फिर तुम्हें पसंद है काफ़ी है मेरे लिए। वाह फरहाद भाई, आप तो बहुत लकी हैं, कोई जालिम समाज नहीं। फहद के दांत देने पर वो हंस पड़ा। अब कहाँ जा रही हो? उसे गाड़ी की चाबी उठाता देखकर शाइस्ता ने हैरत से पूछा। आता हूँ फरहाद भाई, अगर उजाला से मिलने जा रहे हैं तो हुलिया से ही कर लें, आपको इस हुलिये में देखकर वो ना कर दें। रिदा ने उसके पीछे आंख लगाई तो उसने सरसरी नज़र अपने हुलिये पर डाली। ब्लैक ड्रेस पैंट और पर वाइट शर्ट जिस पर अब सिलवटें पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी हुलिया काबिल कबूल था। गाड़ी गेट से बाहर निकालते हुए वो मुस्कुरा दिया। अगरचे रिदा ने मजाक किया था, लेकिन वो वाकई उजाला से मिलने जा रहा था। दिल उसे देखना चाह रहा था। तुम सुमेरा से बात क्यों नहीं करती हो? हर बार मुझसे झूठ बुलवाती हो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था अम्मी, तुम्हारा दिल मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसके उलझे हुए अंदाज पर वो कपड़े उठाकर अलमारी में रखने लगी। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? नहीं, मैं अमीना की तरफ जा रही हूँ। उन्होंने सुमेरा की अम्मी का नाम लिया तो वो अपनी जान बख्शी पर गहरा सांस लेती किचन में आ गई। कुछ चाहिए था पापा? जवेद साहब को किचन के दरवाजे में खड़ा देखकर वो बोली। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो अमीना आंटी की तरफ गई हैं। अच्छा ऐसा कर दो, 2 कप चाय और साथ अगर कबाब बिस्किट वगैरह हों तो वो भी ले आओ। वो बुरा समूह बनाकर फ्रिज की तरफ मुड़ी। ये मेहमान को भी अभी नाजिल होना था। वो ट्रॉली घसीटती हुई ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। बिल्कुल सामने बैठा शख्स उसे अपना वहम लगा था, लेकिन उसके खड़े होते ही उसका वहम हकीकत में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, वो वहीं खड़े खड़े धीमी अंदाज में बोली तो वो मुस्कुरा उठा। वालेकुम सलाम, मेरा ख्याल है ये घर तुम्हारा है और लिबास भी तुम यकीनन मेरे लिए लाई हो। उसे यूं ही दरवाजे में खड़ा देख कर वो बोला। वो पापा, उनकी इजाज़त से ही यहाँ बैठा हूँ। नहीं, वो कहाँ हैं? वॉशरूम में गए हैं। अब के वो हंसा तो उसने मुड़कर उनके कमरे की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा बंद था। वो होंठ कुचलती अंदर आ गई। उजाला, फरहाद के पुकारने पर वो डर कर उछल पड़ी। मुझे हसरत ही रह जाएगी कि मुझे देखकर कभी तुम मुस्कुराओ। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। कहाँ जा रही हो? उसे मुड़ते देखकर वो बेसाख्ता बोला। पापा आने वाले हैं। तो उसके पूछने पर वो सर झुका गई। मैं तुमसे मिलने आया हूँ उजाला। उसका नरम लहजा उसके लिए कतई अजनबी था। आज से पहले उसने उसे हमेशा गुस्से में देखा था। मैं अभी ऑफिस से वापस आया था तो अम्मी तुम्हारा पूछने लगी। मेरी कज़न रिदा है, उसे तुम्हारे बारे में बताया था। उसने अम्मी को बता दिया। बस अब अम्मी अब तुमसे मिलने को बेचैन है, पर इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था एक नज़र तुम्हें देखाऊं, इसीलिए इसी हुलिये में चला आया। हालांकि रिदा कह रही थी हो सकता है इस हुलिये में देखकर तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। उसके बेतकल्लुफ़ लहजे का असर था। उसकी नज़रें बेख्तियार उसकी तरफ उठी। जो आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए शर्ट पैंट से बाहर निकाले रफ हुलिये में भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पहली बार नज़र भरकर उसे देखा था और पहली बार उसे डर की जगह कुछ और महसूस हुआ, कुछ अनजाना सा एहसास। क्या ख्याल है, ना तो नहीं करोगी ना? उसे अपनी तरफ देखते पाकर वो शरारत से बोला तो उसने झीम कर सर झुका लिया। खटके पर जैसे वो होश में आई। 1 मिनट, फरहाद की आवाज़ पर वो तो हन रुकी थी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। उसने फरहाद की तरफ देखा जो हथेली पर अंगूठी रखे खड़ा था। उसने थामना चाहा लेकिन वो हाथ हटा चुका था। मैं जा रही हूँ। वो भागना चाहती थी जब फरहाद ने उसका हाथ थाम लिया। एक फरहाद के हाथ पकड़ने पर वो दूसरा पापा के आ जाने के खौफ से उसकी जान हवा हो रही थी। मैं पहना दूँ? जल्दी पहनाएं। वो दरवाजे की तरफ देखकर जल्दी से बोली। फरहाद की अंगूठी पहनाने पर वो सूरज से हाथ खींचकर बाहर निकली। कुछ कदमों के फासले पर उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ तो उसने निचला होंठ दांतों में दबा लिया और चोर नज़रों से पीछे देखा। वो दोनों होंठ भिंचे सुर्ख होते चेहरे के साथ यकीनन अपना कहकहा जब्त करने के चक्कर में था। वो खिफत से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ तेज़ी से पलटी, लेकिन अपने कमरे में पहुँचने तक उसके होंठ मुस्कुरा दिए थे। इफ्रा और रबिया के साथ आज उसका शॉपिंग का प्रोग्राम था। वो शोल्डर बैग संभालती टीवी लाउंज के दरवाजे तक पहुंची थी जब जवेद साहब की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। किसका फ़ोन था? अदिल की अम्मी का। कमर के करीब सोफे पर बैठ गई। क्या कह रही थी? शादी की डेट मांग रहे हैं अगले महीने की 3 को और आज 10 है। इतनी क्या इमरजेंसी होगी? जवेद साहब जहाँ हैरत से गोया हुए वहाँ वो परेशान होगी। मुझे क्या पता, कमर बेजारी से बोली। कह रही थी फर्नीचर वो लोग खुद पसंद करेंगे और ज्वेलरी और लहंगा जब उजाला ने लेना हुआ हमें बता दे, सुमेरा भी साथ जाएगी। ये क्या बात हुई? पहले तो वो कहती थी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब जो ही डेट रखने की बात हो रही है दिन ब दिन उनकी डिमांड सामने आती जा रही हैं। अगर उन्हें इतनी ही लालच है तो हमें माफ़ करें, जहाँ उन्हें इनके बेटे की सही कीमत मिलनी है वहाँ कर ले। जवेद साहब के गुस्सैले अंदाज पर कमर ने परेशानी से उन्हें देखा। कैसी बातें करते हैं आप? इतनी धूमधाम से मंगनी की है हमने, आपके तोड़ने पर लोग सौ बातें करेंगे। फिर लोगों को क्या जवाब देंगे कि लोग लालची थे? ये वजह काफ़ी नहीं? वो भड़क कर बोले। कैसी बातें करते हैं जावेद? उजाला हमारी एक ही बेटी है, ये सब कुछ उसी का तो है। और फिर हमें लड़के से मतलब है, वो तो अच्छा है ना। और फिर उजाला ने कौन सा उसके साथ रहना है? अदील उसे अपने साथ ले जाएगा। वो और भी कुछ कह रही थी जबकि उजाला के जहन में 3 तारीख अटक कर रह गई।
हाय क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में इतनी शॉपिंग करने का मज़ा आता है। इफ़रा ने दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए रबिया को खा जाने वाली नज़रों से देखा, जो उसकी घुड़ियों से बेनियाज फैंसी कपड़ों को देखने में गुम थी। कितनी लकी है रबिया, अपने जहेज़ के कपड़े खरीद ही है। इफ़रा ने मसनूई हसरत भरा लहजा बनाकर उजाला को कोहनी मारी तो उसने चौंक कर इफ़रा को देखा, लेकिन तब तक रबिया सुन चुकी थी। इतनी भी लकी नहीं। इतने साल मंगनी के बाद अगर दानिश मुझसे शादी कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा। वो लोग पिछले 15 मिनट से इस दुकानदार का सर खा रही थी और सूट एक भी नहीं लिया था। यहाँ कहाँ जा रही हो? उसे आइसक्रीम पार्लर के आगे रुकता देखकर वो धीमी आवाज़ में चलाई, गला कम फाड़ो, आइसक्रीम ठोंसो और अपने दिमाग को ठंडा करो, मुझे अभी और शॉपिंग करनी है। रबिया के कहने पर वो मुंह बनाकर आइसक्रीम खाने लगी। ये तुम इतनी चुप क्यों हो? इफ़रा ने और से उजाला को देखा, जो कप में चम्मच घुमाते हुए किसी सोच में गुम थी। नहीं तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आइसक्रीम की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं नोट कर रही हूँ, तुम परेशान हो। मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब बताती हो। रबिया के कहने पर वो अपने आंसू पीने की कोशिश करने लगी। घर में शादी की डेट फिक्स करने की बात हो रही है, अगले महीने की 3। पापा भी शायद मान जाए, अम्मी ने भी तकरीबन सब तैयारियां कर ली हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। उसने राह रस्म भी भरा ली है। आखिर में उसकी आवाज़ भरा गई तो दोनों आइसक्रीम भूल कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। तुमने उससे बात की? इफ़रा ने झिझकते हुए उजाला को देखा। क्या बात करूँ? इस मुसीबत में फंसाने वाला वही तो है। हर सूरत में मैं कसूरवार ठहराई जाऊँगी। फिर भी उजाला, तुम्हें एक बार तो उससे बात करनी चाहिए थी। अब मैं कुछ कहूँगी तो तुम लोग मुझे घूरना शुरू कर दोगे। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है वो वाकई तुमसे मेरा मतलब है, तुमसे मुखलिस है। प्यार कहते कहते वो फिर बात बदल गई। मुझे भी लगता है इस बार इफ़रा से ही कह रही है, तुम मुझसे बात तो करके देखो। रबिया के कहने पर उसने बेबसी से सर हिलाया। तुम जानती हो हमारे दरमियान कभी भी ऐसे हालात नहीं है जो हम नॉर्मल अंदाज में मिले हों। ना कभी फरहाद ने मुझे कोई नंबर दिया और ना मैंने कभी मांगा। फिर अब क्या करें? इफ़रा ने परेशानी से उसे देखा तो उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। कंपोज योर सेल्फ उजाला, हम इस वक्त मार्केट में बैठे हैं। उसे रोता देखकर रबिया ने परेशानी से उसका हाथ दबाया। हाय उजाला, क्या किस्मत है, वो आ रहा है तुम्हारा हीरो। इफ़रा की एकदम खुशी से चीखती हुई आवाज़ पर वो दोनों भी सामने देखने लगी, जहाँ वो किसी लड़के के साथ बातें करता हुआ दुकान से बाहर निकल रहा था। चलो उससे बात करें, अगर फिर निकल गया तो कहाँ ढूंढेंगे। इफ़रा कहकर जल्दी से उठी तो उजाला ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे कोई बात नहीं करनी, वो घबरा कर बोली तो इफ़रा ने गुस्से से उसे देखा। तो फिर उसे कैसे हाँ होगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस मैंने कहा ना। अच्छा चलो, मैं और रबिया कर लेंगे। तौबा करो, रबिया ने एकदम कानों को हाथ लगाए। मरो तुम दोनों, मैं खुद बात कर लूँगी। सुनिए, क्या कहूँ जीजा जी? वो फरहाद को आवाज़ देकर दोबारा उनकी तरफ मुड़ी तो उसने बेसाख्ता दांत पिसे। रबिया ने भी उसे घूरा तो वो मुस्कुराहट रोकती हुई फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो उसे आवाज़ देना ही चाहती थी जब फरहाद ने उनकी तरफ देखा। हाथ से इशारा करती वो उसे अपना वहम लगी, लेकिन पीछे नजर आती उजाला और रबिया को देखकर उसका वहम दूर हो गया। फ़ाहद, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। वो चाबियाँ फ़ाहद को पकड़ाता हुआ उनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, शॉपिंग कर रहे थे? इफ़रा के सवाल पर हैरत से उसे देखने लगा। बैठें। इफ़रा की ऑफर पर वो खाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। हम अभी आपको याद कर रहे थे। हम पर जोर देते हुए बोला। मैं इतना खुशकिस्मत कब से हो गया कि इतनी अहम हस्तियाँ मुझे याद कर रही थी। वो अब हैरत के झटके से निकलने के बाद शोख लहजे में बोला, दरअसल उजाला को आपसे ज़रूरी बात करनी है। उजाला ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। माई प्लेयर, वो मुसलसल शोखी पर आमादा था। मेरा मतलब है, मुझे देखे, वो जो नेट पर आपसे बात करती थी वो मैं थी। जानता हूँ। उसके इत्मीनान भरे अंदाज पर तमहीद बांधती इफ़रा चुप हो गई। गलती मेरी थी, फिर आप उजाला को क्यों सज़ा दे रहे हैं? मैंने उजाला को कौन सी सज़ा दी है? उसके हैरान लहजे पर वो तीनों एक जगह अपनी अपनी जगह पहलू बदल कर रहेगी। अगर आपका मतलब इन पेपर से है तो वो आपको सज़ा लगती होगी। मैंने तो अपनी मोहब्बत को मजबूत किया है। उजाला की धड़कन तेज़ होगी। लेकिन उजाला तो इस वक्त प्रॉब्लम में है। घर में इसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब आप बताएं वो क्या करे? फरहाद ने उजाला की तरफ देखा, तभी उसने भी नज़रें उठाई थी। तुम्हें मैं छोड़ तो नहीं सकता। हाँ, ये मंगनी ख़त्म करवा दूंगा। उजाला परेशानी से उसे देखने लगी। बेफिक्र हो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, मैं सब संभालूंगा। उसका लहजा इतना पुरयकीन था कि वो तीनों एक दूसरे को देख कर रह गई। कि आप लोगों को मैं आपके दोस्त के लिए सूटेबल नहीं लगता? वो एक बार फिर शोखी से इफ़रा और रबिया को देखने लगा। मुझे तो आप शुरू से ही पसंद है। और उजाला के साथ तो आप। इफ़रा की तेज़ी से चलती ज़ुबान को ब्रेक रबिया की चुटकी नहीं लगाई थी। चलें, कोई बात नहीं, आपके ख्यालात का तो पता चल गया। मुझे बस आपकी दोस्त को भी ये एहसास हो जाए तो क्या ही बात है। वो कहकहा लगाते हुए बोला तो उजाला यकदम खड़ी हो गई। ये मेरा कार्ड कभी ज़रूरत पड़ सकती है। फरहाद ने कार्ड उजाला की तरफ बढ़ाया और उसे यूं ही खड़े देखकर इफ़रा ने वो कार्ड थाम लिया। उजाला उस पर एक नज़र डालकर तेज़ी से मुड़ी थी। वापसी पर उसका दिल मुतमिन था। जाने क्यों? क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही?
उजाला ने तशवीश से कमर के पीले पड़ते चेहरे को देखा। पता नहीं सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अम्मी, ये सुबह से नहीं, कई दिन से आपकी तबीयत ऐसी ही है। वो अब उठकर उनके करीब आ गई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से करीब कर लिया। तुम अदील की फैमिली को इग्नोर क्यों कर रही हो? वो इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी, इसलिए बुखला कर रह गई। नहीं तो अम्मी, तो फिर क्या वजह है? ना तुम उनसे में से किसी से बात कर रही हो, ना शॉपिंग पर जा रही हो। मैं कितने दिन से तुम्हें कह रही हूँ लहंगा ही दिखाओ, फर्नीचर पसंद करके ऑर्डर दे आओ, पर तुम्हें तो जैसे परवाह नहीं। जहाँ तक मुझे याद कर पड़ता है तुम इस मंगनी से खुश थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? तुम उनको नापसंद करने लगी हो। उनकी खोजती नज़रें खुद पर महसूस करके उसने सर झुका लिया। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। तो फिर कौन अच्छा लगता है? अम्मी, उसके अंदाज पर वो खफगी से बोली। उन लोगों को नापसंद करने की वजह मेरे अंदाजे के मुताबिक यही हो सकती है कि तुम्हें कोई और पसंद है। वो होंठ भींच कर रह गई। कहाँ जा रही हो? रबिया की तरफ। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें मैंने बताया भी था कि आज अदील की फैमिली खाने पर आ रही है, फिर भी तुम। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसने साफ साफ अपनी पसंद नापसंदगी जाहिर की तो वो कितनी देर तक उसे देखती रह गई। अपनी हद में रहो उजाला, इतनी जरूरत मैंने तुम्हें ना दी है, ना मुझे पसंद है। वो तेज़ लहजे में बोलती खड़ी हो गई। अचानक किचन के करीब पहुंचकर उन्होंने दीवार का सहारा लिया। उजाला ने ठटक कर उन्हें देखा। इससे पहले वो कुछ समझती वो लहरा कर ज़मीन पर गिरी। तुम दोनों किसके साथ आई हो? उजाला ने वो मुश्किल अपनी जलती आंखों को पूरा खोलकर उन दोनों को देखा। अदनान भाई छोड़कर गए हैं। इफ्रा उसका हाथ थाम कर उसके पास बेड पर बैठ गई। अंकल कहाँ हैं? अम्मी घर पर अकेली थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए गए हैं। आंटी तो ठीक हो गई हैं, पर लगता है तुम्हें हस्पताल ज़्यादा पसंद आ गया है। 2 दिन से यहीं क्याम कर रखा है। रबिया ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। अब बुखार तो नहीं? इफ्रा ने उसका माथा चूमा। नहीं, बस चक्कर आते हैं। वो कोहनियों के सहारे उठी और तकियों से टेक लगाकर बैठ गई। खाना सही तरह से खाओगी तो ताकत आएगी ना? रबिया ने खाने के टिफ़िन में झांक कर उसे गुस्से से देखा। सही होकर क्या करना है? ऐसे ही मर जाऊँ तो बेहतर है, कुछ तो भरम रह जाएगा। वो एकदम रो पड़ी तो रबिया उसके करीब आ गई। क्यों उजाला इस तरह रो रो कर खुद को कमज़ोर कर रही हो? अभी सिर्फ मेरे इनकार ने अम्मी को बीमार कर दिया है। तब तब क्या होगा? उसको बस यही फिक्र खाई जा रही थी। मैंने फरहाद को यहाँ बुलाया है। इफ्रा की आवाज़ पर वो रोना धोना भूल कर उसे देखने लगी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? उसे क्यों बुलाया है? इफ्रा, तुम जब भी कुछ करना उल्टा ही करना। अब क्या नई मुसीबत पैदा करने लगी हो? रबिया तो जैसे भड़क उठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इन तीनों ने एक साथ दरवाजे को देखा जहाँ फरहाद खड़ा था। वो खामोशी से चलता हुआ उसके बेड पर कुछ फासले पर खड़ा हो गया, जबकि रबिया के साथ इफ्रा भी बेड के सहारे खड़ी हो गई। उजाला ने डबडबाई नज़रों से उसे देखा, जो बहुत खामोशी से उसे देख रहा था। उसने निगाहें झुका ली। आपने कहा था आप सब संभाल लेंगे, आपने कुछ नहीं किया। मैं क्या कहकर अम्मी को मना करूँ? उजाला ने पहली बार अपने रिश्ते के हवाले से उससे बात की थी। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ अदील के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। वो तीनों हैरत से उसे देखने लगी। मैं अदील को जानता हूँ पिछले 3 सालों से। वह पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके अमेरिका में। उजाला तो उसे ऐसे देखने लगी जैसे वो समझ ना पा रही हो, जबकि वो दोनों तो हक तक खड़ी थी। आपको पता था, फिर आपने बताया क्यों नहीं? रबिया ने पहली बार जुबान खोली। मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसकी तस्वीरें मंगवाई हैं। मेरी अंकल से बहुत अच्छी सलाम दुआ है। जब अंकल को पूरे प्रूफ के साथ हर चीज़ मिलेगी तो इस मंगनी को कायम रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हकीकत सामने आएगी तो उसके माँ बाप तो उसकी आपके माँ बाप की नज़रों में क्या अहमियत रह जाएगी? आपने देखी उसको इस हालत आप देखें आपने इसको इस हालत में पहुंचा दिया है। इफ्रा के कहने पर वो उसी तरह उसे देखता रहा। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उजाला को छोड़ दूं? कुछ देर बाद उसकी संजीदा आवाज़ कमरे में गूंजी तो उजाला ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। इसका मतलब समझ में आते ही उसका रंग फक हो गया। ठीक है, मैं उजाला को छोड़ देता हूँ। ये क्या मजाक हो रहा है? उसके बेचैन अंदाज पर फरहाद ने फ़ौरन उसके तासुरात का जायज़ा लिया। तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार मैं हूँ, इसलिए प्लीज़। उजाला ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। आपके नज़दीक मेरी यही अहमियत है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। आपके नज़दीक मेरी मुश्किल का हल यही है। वो रोते हुए उसे देखने लगी। रबिया और इफ्रा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। अदिल की हकीकत अभी सामने नहीं आई थी कि दूसरी मुसीबत सामने तैयार थी। उजाला उलझन भरी नज़रों से उसे देखने लगी। इनको क्या हो गया? उनका क्या होगा जिस पर आपने साइन करवाए थे? वो पूरी आंखें खोल ले उसके तासुरात पढ़ने की कोशिश करने लगी। अरे वो पेपर्स, वो तो मजाकन कहा था, और वो जो कुछ देर बोलने के काबिल नहीं रही थी। सब कुछ आंखों के सामने गुडमुड हो रहा था। उसने सख्ती से दायां बाजू बेड पर रख कर खुद को सहारा देना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो दाएं तरफ लुढ़क गई थी। हान की पता नहीं किसकी फ़ोन की मुसलसल बजती बेल उसके सर पर हथौड़े की माने महसूस हो रही थी, लेकिन वो सोफे की बैग से टेक लगाए एक टक छत को घूर रही थी। फ़ोन की खामोश हो गई थी। पानी का एक कतरा बाएं आंख से निकलकर बालों में जज्ब हो गया, लेकिन वो शायद उससे बेखबर थी। सोच का जाविया जैसे एक जगह रुक सा गया था। उसने देखा ही नहीं वो किस चीज़ पर साइन कर रही है।
कितनी आसानी से वो 2 माह तक उसे बेवकूफ़ बनाता रहा और वो बनती रही। फ़ोन की बेल दोबारा हुई तो उसने चौंक कर टेलीफोन स्टैंड की तरफ देखा और उठकर कमरे से बाहर निकल आई। वो जानती थी ये फ़ोन किसका है, पर अब बचा क्या था जो वो सुनती। बज़ाहिर कितने अच्छे लगते थे वो लोग, लेकिन असलियत अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। अमीना आंटी की आवाज़ पर लाउंज की तरफ बढ़ते उसके कदम वहीं रुके। उसने गहरा सांस लेते हुए कदम ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा दिए। गलती मेरी है अमीना, मैंने ही उजाला के पापा को मजबूर किया था इस रिश्ते के लिए, वरना वो तो राज़ी ही नहीं थे। मैंने सोचा छोटी सी फैमिली है, लड़का बाहर है, मुझे क्या पता था वो पहले से शादीशुदा है। उनकी भराई हुई आवाज़ पर उजाला की आंखें नम हुई। वो तो शायद हमारी कोई नेकी थी जो फरहाद मिल गया। उसे पता चला कि अदील की मंगनी यहाँ हुई है, तभी वो यहाँ आया। उसके बीवी बच्चों की तस्वीरें भी लाया था, और जब जावेद ने उन लोगों से बात पुरस की तो बगैर किसी शर्मिंदगी के उन लोगों ने इकरार कर लिया। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, दफ़ा करो इन लोगों को। शुक्र है हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। जब अल्लाह ने बचाया है तो अच्छा भी ज़रूर करेगा, तुम परेशान मत हो। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। जब से उसकी मंगनी ख़त्म हुई थी उसकी मम्मी पापा परेशान थे। उन्हें इस धोखे पर धचका लगा था, लेकिन उसे ना तो हैरत हुई थी ना ही तकलीफ। शायद इसलिए कि वो पहले से जानती थी, या शायद इसलिए जो धोखा उसके साथ हुआ था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजना शुरू हो गई। वो इसी तरह बहरी बनी बैठी रही। उजाला, जावेद साहब की आवाज़ पर वो चौंकी। बेटा फ़ोन उठाओ, वो कहकर बाहर निकल गए। वो मरे मरे कदमों से फ़ोन की तरफ आई। उसने खामोशी से रिसीवर काम से लगा लिया। कुछ देर दूसरी तरफ भी खामोशी छाई रही। मैं जानता हूँ उजाला, ये तुम हो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ कहने का मौका दो। अब क्या रह गया है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ उजाला, मैं सख्त नफरत करती हूँ आपसे। झूठ बोलती हो तुम। मैंने उस दिन खुद अस्पताल में महसूस किया कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। गलत इंसान को हमेशा गलत ही महसूस होता है। फरहाद ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। चलो ठीक है, ना मानो, पर मैं अपनी अम्मी को भेज रहा हूँ तुम्हारी तरफ। हरगिज़ नहीं, वो जल्दी से बोली। आप ऐसी कोई जहमत ना करें, वरना मैं जहर खाकर खुद को ख़त्म कर लूँगी। उसने खटाक से फ़ोन बंद कर लिया। ये आज चांद कहाँ से निकला है? उसे देखते ही रबिया खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। इफ़रा कहाँ है? उसने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। लो, वो आ गई। उजाला के पूछते ही रबिया ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जहाँ से वो आलूओं से भरी टोकरी लिए उतर रही थी। घर में बड़ी खामोशी है। उजाला ने खामोशी महसूस करके रबिया को देखा। सब अभी तक सो रहे हैं, सिर्फ मैं और इफ़रा जाग रहे हैं। वो भी पेट पूजा के लिए क्या बनाने लगी हो? उसने तेज़ी से आलू छील दी। इफ़रा से पूछा, चिप्स। वो एक लफ्ज़ अदा करके फिर खामोश हो गई। नाराज़ हो? क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उजाला के मुस्कुराने पर इफ़रा ने टोकरी और छुरी टेबल पर रख दिए। तुम बस मुझे ये बताओ, तुम खिज़र के रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो? कितना अच्छा लड़का है। इफ़रा ने अपनी कज़न का नाम लिया तो वो मुस्कुरा दी। मैंने कब कहा वो अच्छा नहीं, बस मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या बात हुई? अब रबिया बोल पड़ी। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी कब तक हो रही है? उसने रबिया को देखा। सबका मुश्तरका फैसला है, मेरी और इफ़रा की शादी इकट्ठी होगी। अब चाहे दानिश रोता रहे, हमारी शादी तभी होगी जब साकिब आएगा। रबिया के जले बुले अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उजाला, इफ़रा के पुकारने पर वो इसी तरह हंसते हुए उसे देखने लगी। खिज़र में क्या बुराई है? क्या हो गया है इफ़रा? तुम एक बात के पीछे ही पड़ गई हो। खुद को बेनियाज जाहिर करने के लिए उसने छुरी उठाकर आलू छीलना शुरू कर दी। ये तुमने रिश्ते करवाने का काम कब से शुरू कर दिया? खिज़र ने कितना कमीशन दिया है तुम्हें? वो शरारत से मुस्कुराते हुए इफ़रा को देखने लगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें किससे शादी करनी है? रबिया के सवाल पर उसका चेहरा एकदम संजीदा हुआ। मुझे तो लगता है तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। रबिया ने तो मजाक किया था, पड़ जाने की उसकी आंखों में धूम छाने लगी। छुरी की नोक सीधी उसकी उंगली पर लगी थी। ओ मेरे खुदा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रबिया ने जल्दी से उसका हाथ थमा, जहाँ से अब तेज़ी से खून बह रहा था। इफ़रा जल्दी से डिटोल और रुई ले आई। कितना बड़ा कट लगा है। इफ़रा ने थूक निकल कर उसकी जख्म को देखा। ये अंगूठी उतारो, मैं पट्टी बांधूँ। इफ़रा ने अंगूठी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ खींच लिया। ये तंग है, नहीं उतरेगी, ऐसे ही बांध दो। इफ़रा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा और खामोशी से पट्टी बांधने लगी। किसके लिए जोग ले रही हो उजाला? इफ़रा के संजीदा अंदाज पर उसके साथ साथ रबिया ने भी चौंक कर उसे देखा, जो सर झुकाए क्रिया लगा रही थी। अदील के लिए? पागल हो? उजाला ने नागवारी से उसे देखा। फरहाद के लिए? अब के उजाला ने झटके से अपना हाथ खींचा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और कोई बात नहीं। और गुस्से से खड़ी हो गई। अरे उजाला रुको तो। रबिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो निकलती चली गई। उसने खशमगी नज़रों से इफ़रा को देखा, जो पुरसोच अंदाज में दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से उजाला अभी निकली थी। ये अब तुम्हें 007 बनने की क्या सूझी है? रबिया ने बेजारी से इफ़रा को देखा, जो कब से अलमारी की दराज बाहर निकाले कुछ ढूंढ रही थी। उसने तंग आकर आंखें बंद कर ली। मिल गया। इफ़रा की मुसर भरी चीख पर रबिया ने बंद होती आंखों के सामने नागवारी से उसे देखा। बाज आ जाओ इफ़रा, तुम खुद भी जानती हो, जब तक तुम किसी एडवेंचर में कूदती हो तुम्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ नहीं होता। उसके लापरवाह अंदाज पर रबिया संजीदगी से उसे देखने लगी। ये जो तुम करने जा रही हो, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़रूर। मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गई। मैं इस पज़ल को हल करना चाहती हूँ जो मेरे सामने आया है। मुझे वो सब कुछ नज़र क्यों नहीं आया जो तुम्हें आया है?
ربیہ کے طنزیہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اندر کی بات جاننے کے لیے دل کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب میں آج یا پار والا کام کروں گی۔ اس کے مستقیم لہجے پر ربیہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مروا مت دینا، بے فکر رہو، تم بس اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھو اور منہ بند رکھنا۔ افرا نے اسے نصیحت کر کے فون اٹھا لیا تو وہ بڑا سا منہ بنا کر پھر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ تم تو شاپنگ پر جانے والی تھی، ریتا کو گھر والے کپڑوں میں دیکھ کر شائستہ نے حیرت سے کہا۔ پھپھو فرحاد بھائی کہہ رہے ہیں ان کا باہر جانے کا موڈ نہیں، اور فاہد بھی باہر نکل گیا ہے۔ فرحاد آ گیا ہے؟ جی، کہاں ہے؟ شاید باہر لان میں ہے۔ ریتا کے کہنے پر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ نیچے نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ وہ آفس کے کپڑے بدلے بغیر گھاس پر چت لیٹا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ ایسا کیا کروں اجالا کہ تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں؟ وہ آسمان کی وسعتوں میں دیکھتا ہوا اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ پہلی نظر سے لے کر آج تک میں نے تمہیں پوری شدت سے چاہا ہے، کبھی کسی ایک لمحہ غافل نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے وہ حرکت کر بیٹھا جو اب تم معاف نہیں کر رہی۔ ایک موقع تو مجھے دیتی اپنی صفائی کا، میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے لگ رہا تھا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جو وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا جا رہا تھا۔ اس دن ہسپتال میں اجالا کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوا تھا، لیکن اس کا ارادہ اتنی جلدی سچ بولنے کا نہیں تھا۔ لیکن اس کے ایک جملے پر جس طرح اجالا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اس کا دل خوش فہمی کا شکار ہوا تھا۔ اسی امید کے سہارے وہ سچ بول گیا، لیکن اب سچ اسے کافی بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ کیا کروں؟ اس نے بے ساختہ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ ہتھیلی پر مارا۔ فرحاد، شائستہ کی آواز پر اس نے چونک کر سر ہلایا۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ بس ایسے ہی۔ اس کے پرتشویش انداز پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کام کرنے کی عادت نہیں نا، اور ماموں نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، شاید اسی لیے۔ وہ بات ہنستے میں اڑانے کی کوشش کرنے لگا تو شائستہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اجالا کی طرف کب چل رہے ہیں؟ اس نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ چلیں گے امی، وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ کتنے دنوں سے تم یہی کہہ رہے ہو، کیا اجالا کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی طرف سے کیا مسئلہ ہوگا؟ ایک پل کے توقف کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ چلو پھر آج چلتے ہیں۔ شائستہ کے کہنے پر وہ کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا جب اس کے سیل فون کی بپ بجی۔ اس نے ڈھیلے سے انداز میں فون کوٹ کی جیب سے نکالا۔ اسکرین پر نظر آنے والا نمبر بالکل اجنبی تھا۔ ہیلو جی، فرحاد بات کر رہا ہوں۔ آپ؟ دوسری طرف سے جو نام بتایا گیا اسے جھٹکا لگا۔ سب خیریت ہے؟ وہ ایک نظر شائستہ کو دیکھ کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں ایک طرف سے دوسری طرف چکر لگاتے ہوئے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے قہر بھری نظروں سے ادھر دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اندر آنے والا کون ہے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر تم نے امی سے بات کیوں کی؟ کون سی بات؟ افرا اس کے غصیلے انداز کو نظر انداز کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھے خضر سے شادی نہیں کرنی، پھر بھی تم نے امی سے بات کی۔ ہاں، کیونکہ تم بے وقوف ہو، تم بہت عقل مند ہو۔ اجالا کے جارحانہ انداز پر اندر داخل ہوتی ربیہ نے گھبرا کر افرا کو دیکھا، جو آگ لگا کر مطمئن بیٹھی تھی۔ تم سے تو عقل مند ہی ہوں، میرا خیال ہے تم میری زندگی میں دخل دینا بند کر دو۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے میں بہت کچھ بھگت چکی ہوں اجالا، اس لیے تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں میری خاطر تم نے بہت کچھ برداشت کیا۔ مجھے تم سے کسی بدلے کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اجالا نے بد لحاظی سے اس کے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم خضر کو ریجیکٹ کرنے کی ایک معقول وجہ بتا دو، میں دوبارہ اس کا نام نہیں لوں گی۔ یہ کافی نہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں؟ اجالا کی طرف کے بولنے پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ جو پسند ہے اس کا نام بتا دو ربیہ، پلیز اسے کہو یہاں اپنا منہ بند رکھے یا یہاں سے دفع ہو جائے۔ اجالا کے جارحانہ تیوروں پر ربیہ بیچاری سر پٹا کر افرا کو اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ کہیں تمہارے انکار کی وجہ فرحاد تو نہیں؟ اجالا جھٹکے سے اس کی طرف مڑی، ہونٹ بھنچے وہ شاید ضبط کی مزلوں سے گزر رہی تھی۔ تم ہر بار اسے کیوں درمیان میں لے آتی ہو؟ کیونکہ وہ درمیان میں آ چکا ہے، میں نفرت کرتی ہوں اس سے، سن لیا؟ اب جان چھوڑو میری۔ اجالا کے چہرے پر ربیہ نے ملامت بھری نظروں سے افرا کو دیکھا، جو خام خواہ اس کے زخموں کو کرید رہی تھی۔ بس بھی کرو، میں نے تمہیں کہا بھی تھا، ایسی کوئی بات نہیں، ربیہ نے دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس جا کر کہا تو اس نے مسکرا کر اس کا بازو تھپ تھپایا اور اجالا کی طرف بڑھی۔ میں تمہاری دشمن نہیں اجالا، بلکہ تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے تمہارے بارے میں فکر مند ہوں۔ دوسرا، مجھے احساس ہے جو کچھ تمہارے ساتھ برا ہوا میری وجہ سے ہوا، میں صرف اپنے دل کا وہم دور کرنا چاہتی تھی، سو ہو گیا۔ تم فرحاد سے نفرت کرتی ہو نا؟ افرا نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو وہ نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ اس نے تمہارے ساتھ جو ڈرامہ کیا اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ میں ملی تھی فرحاد سے، اجالا نے چونک کر اسے دیکھا، بڑا کہہ رہا تھا وہ سب اس نے تمہاری محبت میں کیا، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے تو پتا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں نے بھی اس کی خوب بے عزتی کی، کہہ دیا اسے زبردستی محبت نہیں ہوتی، اجالا تو سخت نفرت کرتی ہے آپ سے، قسم سے اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ افرا ہنستے ہوئے ربیہ کو بتا رہی تھی جبکہ اجالا بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ کہہ رہا تھا میں اجالا سے کہوں
ایک بار اس کی بات سن لے۔ اپنی امی کو بھیج رہا تھا، میں نے سختی سے منع کر دیا اور صاف کہہ دیا اجالا کو میں اپنی بھابھی بنا رہی ہوں۔ اتنی اس کی بے عزتی کی ہے، اب کبھی بھول کر بھی اجالا کا نام نہیں لے گا۔ افرا کے منہ پر یکدم تماچا پڑا تھا کہ اگلا جملہ اس کے منہ میں رہ گیا، جبکہ ربیہ سن کھڑی تھی۔ تم کہہ رہی تھی تم میری دشمن نہیں، اس سے زیادہ دشمنی اور کیا کرو گی؟ ہمیشہ تم میرے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیتی ہو۔ کیوں کیا تم نے اسے منع کیوں تم نے اسے جھوٹ بولا؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتے ہوئے اس کا کندھا ہلانے لگی۔ تم نے خود کہا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ افرا کا لہجہ ابھی مطمئن تھا، جیسے وہ اس سے ایسے ہی رد عمل کی توقع کر رہی ہو۔ جھوٹ کہا تھا میں نے؟ محبت کرتی ہوں میں اس سے، گیم کھیلا تھا فرحات نے میرے ساتھ، ڈرامہ کیا تھا، پر میں نے تو سچ مان کر اس پیپر پر سائن کیے تھے۔ اسی وقت اسے اپنا مان لیا تھا۔ 2 ماہ تک ہر لمحہ، ہر وقت وہ میرے اعصاب پر سوار رہا۔ ہر بار وہ مجھے یہی باور کرواتا تھا کہ وہی میرا سب کچھ ہے، اور میں خود بخود اس کی طرف کھنچی چلی گئی۔ اور جب اصلیت میرے سامنے آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے نفرت کرنا چاہی پر نہیں کر سکی۔ میں نے بہت کوشش کی میں کسی اور کو وہ جگہ دے دوں جو وہ لے چکا ہے، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تو افرا نے مسکراتے ہوئے ربیہ کو دیکھا۔ تم ہر بار مجھے دکھ دیتی ہو۔ افرا ہنس پڑی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تو کیا کرتی؟ غلطی تو میں نے کی، اسے تو میری پرواہ بھی نہیں۔ ایسے تو نہ کہو اجالا، یہ تو تم بھی جانتی ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ افرا نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا فائدہ اس طرح پیچھے کرنے کا؟ 2 ماہ تو ہو گئے ہیں یہ سب ہوئے، عدیل سے میری منگنی ختم ہوئے 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ پھر اتنی محبت ہے تو آتا کیوں نہیں؟ میں کیوں خود کہوں؟ وہ بچوں کی طرح بسورتے ہوئے بسور رہی تھی۔ افرا اس کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تمہاری پیش قدمی کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس کا۔ واہ بھئی! وہ ہنستے ہوئے ربیہ کو دیکھنے لگی، تبھی دروازہ کھول کر قمر اندر آئی۔ اجالا ذرا ڈرائنگ روم میں آنا۔ قمر کی آواز پر اس نے جھکے سر سے افرا کو دیکھا جو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خیریت آنٹی؟ وہ فرحات کے گھر والے آئے ہیں اجالا کے لیے۔ قمر کی چہکتی ہوئی آواز پر اجالا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ قمر کے نکلتے ہی وہ الجھی ہوئی نظروں سے افرا کو دیکھنے لگی۔ تم نے تو اسے منع کیا تھا۔ اجالا کی حیرت پر وہ دونوں ہنسنے لگی، جبکہ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے قمر اور جاوید صاحب کے ساتھ اجالا کو نہ پا کر ان کی نظریں بے ساختہ فرحات کی طرف اٹھیں، جس کا چہرہ ایک پل میں اتر گیا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بہو کو نہیں لائے آپ لوگ؟ میں نے خاص طور پر آپ سے کہا تھا۔ آپ جانتی ہیں پرسوں ہی مہندی ہے، تو میں نے خود ہی اسے آنے سے منع کر دیا۔ قمر کے کہنے پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اور پھر 3 دن کی بات ہے، وہ آپ کے پاس ہی ہوگی۔ ان کا خاموش دیکھ کر قمر مزید گویا ہوئی۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے فرحات۔ ان کے پکارنے پر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ اپنے انکل کو ماموں کے پاس لے جاؤ۔ جی۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ نے اچانک ہی ردا کا نکاح رکھ دیا؟ قمر نے اسٹیج پر بیٹھی ردا کو دیکھ کر پوچھا۔ دراصل ہمارا ارادہ فرحات اور ردا دونوں کی شادیاں اکٹھا کرنے کا تھا، لیکن ردا کہنے لگی کہ وہ فرحات کی شادی انجوائے نہیں کر پائے گی۔ پھر میں نے بھی سوچا پہلے اجالا آ جائے پھر ردا کو رخصت کریں گے، اس لیے نکاح پہلے رکھ لیا۔ شائستہ انہیں لے کر اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ ان کے برعکس وہ سخت مضطرب تھا۔ نکاح سے پہلے اس کی کیفیت ایسی تھی، اور جب نکاح ہو گیا وہ کتنی ہی دیر بے یقین رہا، لیکن پھر دل ہلکا ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا اجالا اب اس سے ناراض نہیں، صرف کچھ دنوں کی بات تھی، وہ اس کے سامنے ہوگی، تب وہ اسے اپنے دل کی ہر کیفیت سے آگاہ کرے گا۔ اس لیے نکاح کے بعد وہ مسلسل خاموش تھا، لیکن آج وہ نہیں آئی تھی، اس کا مطلب تھا وہ اب بھی ناراض ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اپنی کار کی طرف تھا۔ ڈور بیل پر اس کی نظر بے اختیار گھڑی کی طرف اٹھی۔ امی پاپا اتنی جلدی آ گئے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ آپ؟ فرحات کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اندر آنے نہیں دو گی؟ اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ ممی پاپا گھر پر نہیں ہیں۔ جانتا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتا ہوا اندر آ گیا، جبکہ اس کی اتنی جرأت پر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں اپنی بیوی سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اجالا نے تیزی سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ دروازہ بند کر دو یا کسی اور نے آنا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ یکدم غصے سے بولی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دھار کی آواز کے ساتھ گیٹ بند ہوا تو وہ اچھل پڑی۔ اسی تیزی سے فرحات اس کا بازو تھام کر اسے صحن کے وسط میں لے آیا، جہاں ٹیوب لائٹ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ جو اس کے جارحانہ انداز پر اندر تک ڈر گئی تھی، اس کے نرم لہجے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ فرحات نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، پر اپنی صفائی میں کہنے کا ایک موقع تو دو مجھے۔ اچھا بتاؤ کس بات سے ناراض ہو؟ اجالا نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جو آپ نے کیا، کیا آپ کو لگتا ہے وہ صحیح تھا؟ آپ نے مذاق بنا کر رکھ دیا۔ 2 ماہ تک آپ مجھے بلیک میل کرتے رہے، آپ کو اندازہ ہے کتنی اذیت میں نے وقت گزارا؟ بلیک میل؟ وہ جیسے تڑپ کر بولا۔ خدا کو مانو میں نے کب کوئی غلط حرکت کی؟ میں تمہیں ملنے، حتیٰ کہ فون بھی کرنے سے گریز کرتا تھا، صرف ایک انگوٹھی پہنانے کی جرأت کی تھی، اور تم اسے سیدھا سیدھا بلیک میل کا نام دے رہی ہو۔ ہاں آج کی بات اور ہے، آج تم میری بیوی ہو، ساری دنیا کے سامنے تم سے نکاح کیا ہے، اب میں سارے حق استعمال کر سکتا ہوں۔
اس کے کہنے پر اجالا کو اچانک اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹی۔ بے فکر رہو، ابھی نہیں کروں گا۔ اس کے ڈرنے پر وہ ہنستے ہوئے پھر اس کے سامنے آ گیا۔ تمہاری دوستوں نے جو کیا مجھے کبھی بھی اس سے مطلب نہیں رہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے پہلی نظر میں تم سے محبت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں شدت ہی آئی۔ عدیل کے ساتھ تمہاری منگنی پر میرا جو رد عمل ہوا تھا وہ تم جانتی ہو، لیکن اتنے غصے میں بھی ہوش میں تھا۔ ایک تو میں عدیل کی اصلیت جانتا تھا، دوسرا اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی میں تمہیں پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ جس دن عدیل کی اصلیت میں سب کے سامنے رکھتا یہ بات ختم ہو جاتی، لیکن اس دن تمہاری حالت دیکھ کر میں ایموشنل ہو گیا، اور جس طرح مجھ سے جدائی کا خیال تمہارے چہرے پر درد کی صورت میں نظر آیا، مجھے پتہ چل گیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ وہ جو اس کا ہر لفظ بڑے غور سے سن رہی تھی، وہ ہر بات سے اتفاق کر رہی تھی، آخری بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ غلط فہمی کیوں ہوئی آپ کو؟ غلط فہمی نہیں مسز فرحات، یقین ہے میرا، حالانکہ درمیان میں خود کنفیوز ہو گیا تھا، اور اوپر سے تم نے زہر کھانے کی دھمکی دے کر اور ڈرا دیا۔ یہ جو میں کہہ کے لگا کر اتنا خون پیدا کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے سارا خون جل کر رہ گیا۔ وہ تو بھلا افرا کا ہمیشہ کی طرح تم سے ملانے کی وجہ رہی تھی، وہی رہی تھی۔ افرا؟ اجالا چونکی۔ اس نے تو مجھے فون کیا تھا، اور اجالا کے ذہن میں اس دن کی ساری باتیں گھوم گئی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فرحات کو دیکھا۔ وہی جو تم کرنے والی تھی افرا کے کزن کے لیے۔ ہاں، مجھے تم پر بڑا غصہ آیا تھا، اور اس افرا پر بھی۔ میں تو کب کا امی کو بھیجنا چاہ رہا تھا، تمہاری دھمکی کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا۔ افرا نے مجھ سے کہا آپ امی کو بھیج دیں، میں اجالا کو زہر کھانے نہیں دوں گی۔ وہ بتا کر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنسی تو اسے بھی آئی، پر جانتی تھی افرا نے یہ جملہ کس لہجے میں ادا کیا ہوگا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ فرحات کا اپنے بارے میں اتنا حساس ہونا اسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ چاہے جانے کا احساس بڑا سحر انگیز ہوتا ہے، اور وہ بھی اسے سحر میں گرفتار تھی۔ میں جانتا تھا تم بھی یہی چاہتی ہو، لیکن پھر بھی میں ڈر رہا تھا، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے صرف محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، صرف پلکیں اٹھا کر ان آنکھوں میں دیکھا تھا، اور وہ کھل کر مسکرا دیا، جیسے ان کی آنکھوں کا راز پڑھ لیا ہو۔ سیل فون کی بھی پر اس نے برا سا منہ بنا کر ٹراؤزر کی جیب سے فون نکالا۔ جی امی بس آ رہا ہوں۔ وہ عجلت میں بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو کتنا شریف شوہر ہے تمہارا، اتنی خوبصورت بیوی سامنے ہوتے ہوئے بھی کیسی روکھی بھیکی باتیں کر کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ میں اتنا رومانٹک بندہ ہوں، لیکن وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو آپ نے کر لینی تھی رومانٹک گفتگو، میں نے منع کیا تھا۔ فرحات تیزی سے پلٹا، لیکن تب تک وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اب دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا، اور اس کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 2 دن کی بات ہے، دیکھ لوں گا تمہیں، فرحات نے جھنجھلا کر دھمکی دی۔ کچھ دیر بعد کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ افرا کی اس دن کی گفتگو کا سرا اب اس کے ہاتھ میں آیا تھا، اور وہ جان گئی تھی اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کی وجہ کون بنا ہے۔ اس کی نظریں کب سے افرا پر جمی تھی، جو فرحات سے بحث میں مصروف تھی۔ وہ اس دن سے اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی افرا اسے معذرت کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ افرا، اس نے بے اختیار پکارا تو وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ سوری، ہیں وہ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اجالا کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں بس، افرا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ اجالا نے نمہا آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ تھامے تو وہ مسکرا دی۔ دیکھو بے شک آج ولیمہ ہے، لیکن ہو تو تم دلہن نہ، اور دلہن یوں پٹر پٹر بولتی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے گال پر ہلکی سی چپک لگاتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ آج وہ خوش تھی کہ اللہ نے اسے اپنی غلطی کی تلافی کا موقع دے دیا تھا۔ اس نے نظریں ایک بار پھر اسٹیج پر بیٹھے فرحات اور اجالا پر جما دی۔ دونوں کے چہرے پر اتنی آسودگی تھی کہ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔